चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे आज एक नया चैप्टर अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। बहुत 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 यूज़फुल चैप्टर है आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए। कॉस्ट अकाउंटेंट्स आए कि नहीं आए? आए, ओके। आप सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए बेटा पहले डेप्रिसिएशन का मीनिंग सीख लें। डेप्रिसिएशन बुक वगैरह का काम अभी 10 मिनट बाद होगा, आप लोग सुनेंगे बेटा ये क्या है, क्यों पढ़ते हैं, इसका हमारे प्रोफेशन में क्या इम्पोर्टेंस है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, जो भी आपके पास एसेट है उसका वैल्यू गिर जाता है, कम जाता है, उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। इसका यूज़ समझेंगे हमारे रियल लाइफ पे। बेटा प्रेरणा ट्यूटर्स का एक एग्जांपल लेते हैं। ये कोचिंग सेंटर है जिस पे बच्चों को कोचिंग दिया जाता है CA CMA वगैरह का। हम लोग का आप लोग को पढ़ाने के लिए बहुत सारा रिसोर्सेज यूज़ किए। सबसे पहले एक बिल्डिंग यूज़ किए, ये बिल्डिंग आपको दिख रहा है, तो इस बिल्डिंग का रेंट पे करते हैं। बिल्डिंग हमारा नहीं है, मेरी चलगोरी का है, मेरा नहीं है। तो मेरी चलगोरी प्रेरणा को रेंट पे दी है, प्रेरणा से रेंट लेती है, तो रेंट हमारा एक्सपेंसेस है। हम पढ़ाने के लिए आप लोग को स्टडी मैट यूज़ करते हैं, आप लोग को बुक दिया गया है, वो भी हमारा खर्चा है। आपको पढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ हो रहा है, बिजली बिल देते हैं, वो भी एक्सपेंसेस है। ऑफिस में मोबाइल भी है, 2-3 मोबाइल भी रखा गया है, इंटरनेट कनेक्शन भी लिया गया है, इसका भी खर्चा लगता है। और 10 स्टाफ है, टीम मेंबर्स है, टीम मेंबर्स को भी हम लोग पे करते हैं, वो भी खर्चा है हमारा। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों को सर्विस देने का कॉस्ट कितना है, आप लोगों को कोचिंग करवाने का हमारा खर्चा कितना है, ये जानना चाहते हैं हम लोग। क्योंकि जब हमें पता चलेगा कि हमें कितना खर्चा लगेगा आपको पढ़ाने का, तभी तो उसमें प्रॉफिट जोड़ के कोचिंग फ़ी डिसाइड करेंगे। आप पूछते होगे फ़ी कितना है, फ़ी रात को सपने में थोड़े ना आया, बोल दो इस बार 30,000 ले लो, कभी बोल दो 50,000 ले लो। तो आपसे फ़ी चार्ज करने से पहले हम लोग आप लोगों को पढ़ाने का कॉस्ट पता करते। टीम मेंबर्स, स्टाफ यूज़ होता है उसका सैलरी, बिजली यूज़ होता है बिजली बिल, और ये बिल्डिंग यूज़ हुआ इसका रेंट। आपके लिए फर्नीचर भी यूज़ हुआ है, फर्नीचर प्रेरणा ट्यूटोरियल्स का है। आपको पढ़ाने के लिए AC यूज़ हुआ है, AC भी प्रेरणा ट्यूटोरियल्स का है। आपको पढ़ाने के लिए प्रोजेक्टर यूज़ हुआ, वो भी प्रेरणा ट्यूटोरियल्स का है। आपको पढ़ाने के लिए रिकॉर्डिंग भी किया जाता है, ये भी प्रेरणा ट्यूटोरियल्स का है। आपके लिए हमने एक लैपटॉप भी खरीदा, ये भी प्रेरणा ट्यूटोरियल्स का है। तो ये सारे एसेट्स भी यूज़ कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, तो इसका खर्चा भी तो आपसे चार्ज करना चाहिए। ये सर नो बेटा, जैसे बिजली बिल लग रहा है वो मेरा खर्चा है, आप लोग से पढ़ाने का कॉस्ट है। स्टडी मेट दिया है, वो भी आपको पढ़ाने का कॉस्ट है। इस तरह से हम लोग बहुत सारे एसेट्स यूज़ करते हैं अपने बिजनेस में, उन सब का भी तो खर्चा लगता है। अब एक AC का खर्चा 50,000 लगता है, 50,000। मैं आपको बोल ही नहीं सकता हूँ कि उस AC का 50,000 आप लोग से चार्ज करो, क्योंकि वो AC तो 10 साल यूज़ करेंगे। बोलो बेटा, तो 10 साल यूज़ करेंगे तो 50,000 रुपया में AC खरीदा, तो ये 50,000 रुपया तो आप लोग को पढ़ाने का एक साथ कॉस्ट नहीं बोल सकते, 10 साल बोलना उसको, हर एक साल 5-5 हज़ार रुपया खर्चा दिखाना, इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? आपको पढ़ाने के लिए 2 लाख रुपया का फर्नीचर यूज़ किया जा रहा है, तो 2 लाख रुपया का फर्नीचर यूज़ किया जा रहा है, तो ऐसे तो नहीं बोल सकते कि आप लोग 2 लाख रुपया दे दो फर्नीचर का, क्योंकि ये फर्नीचर भी हम लोग 10 साल यूज़ करेंगे। तो ये 2 लाख रुपया का खर्चा हम लोग 10 साल बच्चों से चार्ज करेंगे, तो वो जो हर एक साल थोड़ा थोड़ा चार्ज करेंगे उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं? इसको आपको पढ़ाने के लिए 50,000 का प्रोजेक्टर खरीद के लाए हैं, ऐसे तो नहीं बोल सकते कि बच्चा लोग 50,000 रुपया आप लोग प्रोजेक्टर का दे दो, क्योंकि ये प्रोजेक्टर हम 2-3 साल तो यूज करेंगे ही। तो ये 50,000 रुपया का खर्चा हमको 2-3 साल के बच्चों से लेना पड़ेगा, तो आप लोग से थोड़ा थोड़ा चार्ज करेंगे, इसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन
क्यों चार्ज करते हैं सर? क्योंकि हमने एसी खरीदा 50,000 पे, 10 साल बाद उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, वैल्यू कम जाएगा, तो जो जितना वैल्यू उसका कमते जाता है हम आपसे चार्ज करते जाएंगे। ये फर्नीचर खरीद के रखा है 2 लाख में इतना सारा, हर एक साल बाद उसका वैल्यू कमते जाएगा और आपको पढ़ाने का मेरा कॉस्ट है तो वो भी आपसे चार्ज करेंगे। तो 2 लाख रुपया नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा चार्ज करेंगे सबसे। तो ये डेप्रिसिएशन हमारा कॉस्ट है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, आप कोई एसेट को बिजनेस में यूज करते हो तो उसका वैल्यू कमता है, तो जो वैल्यू कम जाता है उसी को आप एक्सपेंसेस दिखाओगे। एक्सपेंसेस, एसी खरीदना 50,000 रुपया का हम लोग एक्सपेंसेस नहीं दिखाते। एसी का जो वैल्यू कमेगा, यानी 10 साल में बच्चों से थोड़ा थोड़ा चार्ज करूंगा, उसी को कहते हैं एक्सपेंसेस, उसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन। ये तो प्रेरणा ट्यूटोरियल्स का। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पेन बनाते हो तो पेन बनाने के लिए मशीन खरीदेंगे, मशीन। तो वो पेन बनाने का जब कॉस्ट जानना चाहेंगे आप, ठीक है बेटा, सिंगल बेटा, पेन बनाने का कॉस्ट जानना चाहेंगे तो पेन बनाने के लिए मटेरियल्स वगैरह लगा, लेबर लगा, सबका खर्चा प्लस करेंगे। मशीन भी तो यूज़ हुआ इसके लिए, तो मशीन का खर्चा भी थोड़ा सा जोड़ेंगे। पूरा का पूरा मशीन का खर्चा एक साथ नहीं जोड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा चार्ज करेंगे, उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। सो ये है डेप्रिसिएशन। और इसका हम जैसे प्रोफेशनल्स के लाइफ पे इम्पॉर्टेंस क्या है? आप संसार में कोई भी काम करो, आप संसार में कोई भी काम करो, एसेट यूज करेंगे, एसेट यूज करेंगे तो उस एसेट्स का भी कुछ वैल्यू आपको कॉस्ट के रूप पे दिखाना है। कॉस्ट के रूप पे आप सबसे पहले किसी भी काम को करते हो तो पहले कॉस्ट पता करते हो, खर्चा कितना। आप सीए में बन जाओगे, अपना ऑफिस भी खोलोगे तो क्लाइंट से फी मांगोगे, फी कितना मांगेंगे तो पहले ये देखोगे कि आपका ऑफिस का खर्चा कितना है, क्लाइंट को सर्विस देने पे खर्चा कितना लगा, तो क्लाइंट को सर्विस देने पे खर्चा कितना लगा तो रिसोर्सेज कितना कितना यूज किए, स्टाफ यूज किए, स्टाफ का सैलरी खर्चा है, बिजली यूज हुआ, बिजली बिल खर्चा है, और प्रिंटिंग स्टेशन यूज हुआ वो खर्चा है, लैपटॉप कंप्यूटर यूज होगा, उसका पूरा खर्चा तो क्लाइंट से नहीं ले लोगे ना बेटा, थोड़ा सा लोगे, उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट। यही सबसे मेन पॉइंट है, कॉस्ट। अगर किसी चीज का हम कॉस्ट ही नहीं जाने तो सेलिंग प्राइस ही पता नहीं चलेगा, तो पूरा व्यापार ही नहीं चलेगा। कॉस्ट जानना है किसी भी काम का। एसेट्स यूज कर रहे हैं, एसेट्स का जो थोड़ा बहुत खर्चा चार्ज करेंगे उसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन। आप कोई भी काम करते हो, काम करने के बाद उसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हो। प्रॉफिट लॉस हमारा भी साल के लास्ट में प्रेरणा ट्यूटोरियल्स का प्रॉफिट लॉस बनता है। ये देखते हैं कि साल भर में हमने कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस हुआ। भैया का आशीर्वाद और आपका साथ, लॉस तो आज तक कभी नहीं हुआ और शायद नहीं होगा, आप लोगों का भरोसा जो है। तो हम लोग ये देखते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जानने के लिए हम लोग देखते हैं बच्चों से फी कितना आया, माइनस कॉस्ट, माइनस हमारा एक्सपेंसेस कितना लगा। हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं उसका साल के लास्ट में प्रॉफिट लॉस जानना चाहते हैं। प्रॉफिट लॉस निकलेगा फी माइनस एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में मैं दिखाऊंगा इस कोचिंग सेंटर का रेंट, सारे टीचर्स का फी, सारे स्टाफ का सैलरी, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल, इंटरनेट बिल, मेंटेनेंस, एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारा खर्चा दिखाएंगे। ये फर्नीचर भी तो यूज़ किए आपको पढ़ाने के लिए। फर्नीचर को 2 लाख में खरीदे, 2 लाख तो खर्चा नहीं दिखाएंगे, नंबर ऑफ ईयर्स यूज होएगा तो उस फर्नीचर का भी कुछ खर्चा जोड़ेंगे, डेप्रिसिएशन। प्रोजेक्टर भी यूज हुआ है, एसी भी यूज हुआ है, उसका भी खर्चा कुछ दिखाएंगे, वो सब एक्सपेंसेस में आएगा। सो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू कैलकुलेट कॉस्ट। क्या जानने के लिए बेटा? कॉस्ट। आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, सबसे पहले कॉस्ट जानना चाहेंगे। कॉस्ट, टू नो द कॉस्ट,
वट एवर एसेट्स यू आर यूजिंग, आप सर्विस देने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए, काम करने के लिए कोई भी एसेट्स यूज कर रहे हैं, उसका भी तो कुछ खर्चा दिखाएंगे, दैट्स डेप्रिसिएशन. सो डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन एसेट टू नो द कॉस्ट. क्या बेटा? कॉस्ट. दूसरा, टू कैलकुलेट प्रॉफिट. क्या जानने के लिए? प्रॉफिट जानने के लिए. प्रॉफिट, बिजनेस का प्रॉफिट क्या हुआ, बिजनेस में जितना सामान बेचा उसका सेल प्राइस माइनस बिजनेस का खर्चा. खर्चा में एसेट्स का खर्चा डेप्रिसिएशन के नाम पे आएगा. डन बेटा? नंबर 2, ये 2 रीजन है. नंबर 3, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का रीजन नंबर 3, ये एसी हमने 5 साल पहले 50,000 में खरीदा था. ये एसी हमने 5 साल पहले 50,000 में खरीदा था. बैलेंस शीट में इसे एसेट दिखाएंगे. बैलेंस शीट में एसेट्स दिखाएंगे. एसेट एसी 5 साल पहले एसी को खरीदा था 50,000 में. आज उसका वैल्यू अगर 50,000 दिखाए तो गलत हो जाएगा. उसका वैल्यू तो क्या होते रहता है बेटा? कमते जाता है. तो इससे डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो 50,000 का वैल्यू कम जाएगा. तो टू नो द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, अगर आपका क्लाइंट बोलता है कि हम एसी 50,000 में खरीदा है, हम बैलेंस शीट में 50,000 वैल्यू दिखाएंगे, तो बबुआ वो गलत है. 5 साल पहले खरीदा हुआ एसेट्स का आज का वैल्यू तो वही नहीं रहेगा. टू एसरटेन या टू नो करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, 50,000 रुपीज एसी का वैल्यू दिखाना करेक्ट है न गलत है? गलत है. टू शो करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, टू शो करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन. तो आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट को ये 2 मेन काम करना होता है. आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट एक पीएल अकाउंट बनाता है टू नो द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, टू नो द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस. और आप जैसे प्रोफेशनल्स हर एक क्लाइंट के लिए बैलेंस शीट बनाएंगे. आप जैसे प्रोफेशनल्स क्लाइंट के लिए बैलेंस शीट बनाएंगे टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन. बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है और पीएल से बिजनेस का रिजल्ट पता चलता है. अगर यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन नहीं दिखाएंगे ऑन एसेट तो आपका रिजल्ट गलत आ जाएगा. वट एवर एसेट्स यू आर यूजिंग इन बिजनेस, फॉर ऑल द एसेट्स यू हैव टू शो डेप्रिसिएशन, जिसका वैल्यू कमता है. लैंड को छोड़ के, लैंड को छोड़ के, जमीन को छोड़ के, लैंड एप्रिसिएट होता है, बाकी का फर्नीचर, एसी, प्रोजेक्टर, लैपटॉप, कैमरा, सबका वैल्यू क्या होता है? डेप्रिसिएट. तो बेटा अगर आप बिजनेस का रिजल्ट जानना चाहते हैं करेक्ट वाला, तो आप बिजनेस का सेल दिखाओगे, इनकम दिखाओगे, बिजनेस का एक्सपेंसेस दिखाएंगे. सारा एक्सपेंसेस दिखा दो ना, सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी और वगैरह 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 सब. एसी का भी तो कुछ खर्चा दिखाना पड़ेगा, फर्नीचर का भी तो कुछ खर्चा दिखाना पड़ेगा. दैट्स डेप्रिसिएशन. So depreciation is charged with the objective that to calculate correct profit of the business, correct profit. And top of that you show asset on balance sheet के asset side पे, यहाँ पे assets दिखाते हो. अगर आप 50,000 में assets खरीदे, हमेशा 50,000 ही उसका वैल्यू दिखाओगे तो वो फाइनेंशियल पोजीशन गलत है. यहाँ से डेप्रिसिएशन माइनस करना है. तो ये 2 पॉइंट पूरा जिंदगी भर आपका साथ रहेगा, कभी छोड़ने वाला नहीं है. सेल और रिटर्न तो कभी नहीं भेजे तो नहीं भी हो सकता है. इस 2 के बिना आपका जिंदगी नहीं है. मैंने यू कैनॉट सर्वाइव विदाउट दिस 2 पॉइंट्स, मतलब इसके बिना नहीं सर्वाइव हो सकते. आपके प्रोफेशन में हर पल चाहिए. सो डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट. Depreciation is charged due to following reason. If you want to know correct profit loss of the business, you have to charge correct depreciation. कितने सारे गलती होंगे देखना आपको फाउंडेशंस पे, इंटर पे, फाइनल पे,
ओनली फॉर डेप्रिसिएशन। एंड फाइनेंशियल पोजीशन भी आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने क्लाइंट का दिखाते थ्रू बैलेंस शीट, तो इसके लिए भी डेप्रिसिएशन चाहिए। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का 3 ऑब्जेक्टिव बता दिया। टू कैलकुलेट कॉस्ट, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, टू नो करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। 4 नंबर का थ्योरी आता है ये बेटा, 4 पॉइंट है। फर्स्ट समझ गया क्या बेटा? कॉस्ट। आपको पढ़ाने में फर्नीचर यूज किया, फर्नीचर का भी कुछ खर्चा आप लोग के साथ दिखाना पड़ेगा। आपको पढ़ाने के लिए एसी यूज किया, एसी का भी कुछ खर्चा दिखाना पड़ेगा। वो कितना कुछ दिखाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, दैट इज कॉस्ट। तो कॉस्ट जानना है, बोलना है बेटा आप लोग को। 4 थ्योरी याद कराएंगे, फिर हम लोग घुसेंगे प्रैक्टिकल में। दे दे। कॉस्ट जानना है, प्रॉफिट लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, देन बेटा। और एक लास्ट वाला बात जो बोले ध्यान से सुनेंगे बेटा। आप लोग को पढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूट में हम लोग सैलरी देते। सैलरी कितने सारे स्टाफ है, 10 टीम मेंबर इतना छोटा सा सेंटर पे, प्लस 3-4 फैकल्टीज है। तो सैलरी देते स्टाफ को, फैकल्टी को फी देते। ये हमारा एक्सपेंसेस है, उनके बैंक अकाउंट में पैसा चला जाता है ना। आपको पढ़ाने के लिए बुक देते हैं बेटा, बुक भी हम लोग जहाँ से प्रिंटिंग करते हैं पैसा चला जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बेटा, बिजली भी यूज करते हैं, वो भी बिल लगता है, पैसा चला जाता है। आपको पढ़ाने के लिए बेटा एसेट्स यूज कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन भी हम लोग खर्चा दिखाते हैं। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है, इट्स नॉट पेड। स्टाफ को सैलरी देते हर एक महीना, पैसा चला जाता है प्रेरणा से उनके बैंक अकाउंट पे। फैकल्टीज को हर एक मंथ फी देते, वो भी एक्सपेंसेस है, प्रेरणा के बैंक अकाउंट से कट के फैकल्टी के फी पे। बिजली बिल हर एक महीना देते, तो अभी बिजली गुल मीटर चालू हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल देते, वो भी पैसा जाता है। बट एसी खरीद के लाए हैं, उसका जो वैल्यू कमता है ना, आपको तो पता ही है। एंट्री डेप्रिसिएशन टू एसेट, ये खर्चा तो दिखाते हैं बट पैसा किसी को नहीं देते, पैसा किसी को नहीं देते। स्टाफ को हर एक महीना सैलरी देते, प्रेरणा के अकाउंट से कट कर स्टाफ के अकाउंट में चला जाता है। वो आज इकोनॉमिक्स में आप लोग को फोटो स्टेट करके दिया गया, उसका भी पैसा लगा है। बट एसी यूज कर रहे, एसी तो खरीदते समय पैसा दे दिया था, हर एक साल उसका वैल्यू कमेगा, तो वो पैसा हमारा आउटसाइड नहीं जाता है। तो बेटा लाइफ टाइम याद रखना, डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस है। क्या है? नॉन कैश एक्सपेंसेस। इसके लिए पैसे नहीं जाते हैं, पैसे नहीं जाते। खर्चा तो दिखाते हैं बट पैसा अपने बिजनेस में ही रह जाता है। तो वो पैसा इकट्ठा होते रहता है, एक्यूमुलेटेड होते रहता है। जब ये एसी बुढ़ा हो जाएगा, ये एसी काम नहीं करेगा, तो क्या इसी के गम में जिंदगी में रोते रहेंगे? नहीं, इसको बाय करके नया एसी लाएंगे। हाँ, इसको बाय करके नया एसी हाई करेंगे। तो नया एसी लाएंगे तो फिर पैसा चाहिए। हम गरीब के पास इतना पैसा फिर से कहां से आएगा? तो डेप्रिसिएशन, ट्यूशन फीस है ओके। डेप्रिसिएशन जो लगता है हर एक साल, वो पैसा नहीं जाता है आउटसाइड, वो एक फंड बनते जाता है। जब पुराना एसेट्स का लाइफ खत्म हो जाएगा तो उसी पैसा में थोड़ा और पैसा मिला के नया एसेट खरीद लेते। इसको बोलते इट प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, इट क्रिएट फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस है, आप खर्चा कर रहे हो बट किसी को पैसा नहीं देते हो, तो वो खर्चा दिखा रहे हो, पैसा नहीं जा रहा है, तो वो पैसा इकट्ठा होते रहता है। इस तरह से आपके बिजनेस में एक फंड बन जाता है। सो डेट 10 साल बाद उस एसी का लाइफ खत्म हो जाएगा, तो आपको बहुत सारा पैसा चाहिए एसी खरीदने के लिए। और आप तो बहुत अमीर है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हम कहाँ से पैसा लाएंगे? तो ये फंड एक्यूमुलेट करके फिर नया सा एसी खरीद लेते। इट प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। आज के क्लास का ये 4 थ्योरी
अब कभी नहीं भूलना है, 10 दिन नहीं भूलना है। वाई कॉस्ट जानना है, प्रॉफिट लॉस जानना है, फाइनेंशियल पोजीशन जानना है। फंड, इट प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। कैसे फंड होता है? सैलरी वाला खर्चा पैसा गया, इलेक्ट्रिसिटी वाला पैसा गया, फैकल्टी फी वाला पैसा गया, गया ना, बिजली वाला पैसा गया, स्टडी मेट वाला पैसा गया, डेप्रिसिएशन वाला पैसा, ओए कोई बोल दिया गया, गधा, किधर गया, कहां गया, उस साइड गया। सिर्फ फ्लो में बोल दिया। डेप्रिसिएशन वाला पैसा नहीं गया, तो बाकी का खर्चा दिखा रहे हो, पैसा गया गया गया, डेप्रिसिएशन दिखा रहे हो, पैसा नहीं गया। तो डेप्रिसिएशन एक खर्चा है नॉन कैश, ट्रू फॉल्स के लिए हिट लिस्ट है। इट प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। बोलो बेटा, व्हाई डेप्रिसिएशन शुड बी प्रोवाइडेड? टू कैलकुलेट कॉस्ट, प्रॉफिट लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, fund for replacement. How it create fund? How it create funds? It's a non-cash expenses. Like say salary गया, क्या गया? What गया? कैश गया, सैलरी गया, बिजली बिल भी गया, क्या गया? कैश गया, डेप्रिसिएशन में भी गया, कैश नहीं गया। इट प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। ये 4 रीजन है, ये 4 रीजन है, ये 4 रीजन है। इसके अलावा इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, आपके सिलेबस में थोड़ा सा पढ़ना है, AS10। AS10 डील करता है प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, जितना भी बिजनेस में एसेट्स है ना, फर्नीचर, AC, प्रोजेक्टर, बिल्डिंग, इसको हम लोग अपर लेवल पे प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट कहते हैं। क्या बेटा? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। ये AC हो, बिल्डिंग हो, लैंड हो, सबको बोलते हैं PPE, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। AS10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, ये सब मिलेगा, अभी आपको ध्यान नहीं देना, बस एक बार बेसिक्स बना लेता है। AS10 प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, लाइक फर्नीचर के बारे में पढ़ाएगा, प्लांट एंड मशीनरी के बारे में, बिल्डिंग के बारे में। तो AS10 बोलता है कि हर एक बिजनेस को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, लैंड छोड़ के सब पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ये भारत का नियम है, कानून है। कानून क्यों बना? उसी के लिए बना, कॉस्ट जानने के लिए, प्रॉफिट जानने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। आप बोलोगे नहीं हम तो कॉस्ट नहीं जानेंगे, हम अपना क्लाइंट से कम लेंगे, फिर भी आपको डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा, भारत का कानून कहता है। और कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 2 पे, कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 2 पे भी लिखा है कि आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। भारत का अकाउंटिंग का कानून भी कहता है चार्ज करना है, और आपको ऐसे भी करना है। वो 4 पर्पस के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ये कुछ डेप्रिसिएशन का बेसिक्स है। पूछे डेप्रिसिएशन क्या है, तो बोला डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। वाई वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज है? सर AC का वैल्यू क्यों कमता है? सुनो क्यों कमता है। एक तो आप लोग को पता है कि कोई एसेट्स को यूज करेंगे तो उसका वैल्यू कम जाएगा। मोबाइल यूज करते कम जाता है, बाइक यूज करते कम जाता है, कार यूज करते वैल्यू कम जाएगा, लैपटॉप यूज करेंगे कम जाएगा। आपने एसेट्स खरीद भी लिया, यूज भी नहीं करेंगे, फिर भी पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से एसेट्स का वैल्यू कम था। भाई थोड़ा सा ऐसे बैठो ना, आगे थक गए हो क्या? थोड़ा स्मार्ट वे में बैठो, ऐसे झुक के मत बैठो। आप पैसेज ऑफ टाइम, एसेट्स का वैल्यू क्यों कम था? यूज करने के लिए। किसके लिए बेटा? यूज करने के लिए। यूज करते हैं एसेट्स, यूज। पैसेज ऑफ टाइम, क्या बेटा? पैसेज ऑफ टाइम। वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशंस आएगा जब इंटर पास करने के बाद ऑडिट में जाएंगे। आपका क्लाइंट ने कोई एसेट्स खरीदा है AC, उसको यूज ही नहीं किया, एकदम चालिया, एकदम पैक्ड है, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेगा। आप बोलेंगे सर आप तो बैलेंस शीट में एसेट दिखाए, डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए। बोलेगा आप छोटे अकाउंटेंट हो, जानते नहीं हो, ज्यादा यूज नहीं किया। तो बोलना छोटा बच्चा समझ के सिखाना नहीं, ट्रिंग टिंग टिंग। पैसेज ऑफ टाइम के लिए भी, पैसेज ऑफ टाइम के लिए यूज नहीं करेंगे, फिर भी टाइम के हिसाब से एसेट्स का वैल्यू कमता है। ये जब ऑडिटर बन के जाओगे, सेमी ऑडिटर मतलब इंटर पास करके,
ऑडिटर बनोगे तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। टिंग 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 सिखा देना, हमें छोटा बच्चा ना समझना। ओके, फाइनलिस्ट है ऐसे बोलना। 2 रीजन, क्या क्या 2 रीजन? यूज करने से, दूसरा पैसेज ऑफ टाइम, तीसरा ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस का मतलब है हमने प्रोजेक्टर खरीदा, असम गवर्नमेंट बोल दिया कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट असम में प्रोजेक्टर यूज नहीं कर सकता। कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट असम में प्रोजेक्टर, तो इसका वैल्यू रहेगा, इसका वैल्यू डाउन हो जाएगा। तो गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो गया, गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो गया। या अब नए जमाने के बच्चे कोई फेस टू फेस क्लास करने नहीं आते, फॉर एग्जाम्पल आना नहीं तो रिजल्ट डैश हो जाता है। नए जमाने के बच्चे फेस टू फेस क्लास करने नहीं आते, एक ट्रेंड हो गया कि नहीं पढ़ेंगे, सब कोई घर में पेन ड्राइव गूगल ड्राइव से पढ़ेंगे। रिजल्ट रिस्क है, फिर भी रिस्क ले लेना। तो बेटा जो जो सेंटर ने प्रोजेक्टर खरीद के रखा होगा, बड़े बड़े क्लासरूम बनाकर, फर्नीचर, एसी, उसका वैल्यू तो कम जाएगा। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो गया, कस्टमर्स का हैवी टेस्ट वगैरह चेंज हो जाता है, तो भी एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। अब सब लोग पिज्जा प्रेमी हो, मोस्टली पिज्जा प्रेमी है ना? तो पिज्जा बनाने का जो मशीन होता है उसका बहुत डिमांड है। पिज्जा बनाने वाले लोग, डोमिनोज, पिज्जा हट लोग मशीन खरीद लिए। अचानक सभी बच्चों का असम में एक सिस्टम हो गया कि नहीं, पिज्जा नहीं खाएंगे हम लोग पिज्जा बंद कर दिए। पूरा असम के सारे बच्चे, सारे लोग पिज्जा खाना बंद कर दिए। ये कस्टमर्स का हेवी टेस्ट चेंज हो गया। अब उन मशीन्स का वैल्यू क्या रहेगा? कम जाएगा। तो इसको बोलते हैं कस्टमर का हेवी टेस्ट वगैरह चेंज हो जाता है। तो फिर ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस में 3 रीजन मिलेगा। गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन चेंज, 1000 रुपये का नोट बंद करवा दिया ना, अब उसका वैल्यू कुछ नहीं है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, आईटी बेस्ड प्रोडक्ट, बाइक, स्कूटी, मोबाइल आप खरीदते हो, 6 महीना बाद उसका वैल्यू 10 से 50% डाउन हो जाता है। बात भी अच्छा है, उसमें कैमरा भी अच्छा है और एकदम पावर बैकअप भी है, सब कुछ भी अच्छा है, लेकिन फिर भी 6 महीना बाद उसका वैल्यू कम जाता है, क्योंकि इतना फास्ट डेवलपमेंट है। उसी को कुछ एडवांस वर्जन बाजार में आ जाता है और आप शौकीन लोग चलो 50% में बेच दो, नया खरीद लो। तो इतना फास्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है तो एसेट्स का वैल्यू भी कम जाता है, या कभी कभी एसेट्स का मार्केट वैल्यू कम जाता है। तो ये रीजन है, 4 रीजन। एक क्या बोला बेटा? यूज। क्या बोला बेटा? यूज। क्या बोला? यूज। दूसरा टाइम, तीसरा ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस के अंदर 3 है, क्या क्या बेटा? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन, कस्टमर्स का हेवी टेस्ट वगैरह चेंज हो गया। डन। ये रीजन है डेप्रिसिएशन का, और वो ऑब्जेक्टिव है व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। 4 ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा इस चैप्टर से? पहला हिटलीज थ्योरी, एक ही हिटलीज थ्योरी है, वही वाला। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? कॉस्ट जानना, प्रॉफिट लॉस जानना, फाइनेंशियल पोजीशन, यस, इट प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। तो बेटा अब मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन आगे बढ़ाता हूँ और उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे। आप लोग क्लास 11 में इस चैप्टर का नाम सुने होंगे, सिर्फ नाम तक ही याद रखना, ऐसे कभी मत सोचना कि 11 में पढ़े हो जाएगा। बहुत कुछ डिफरेंट है, बहुत कुछ डिफरेंट है। इतना डिफरेंट है कि आप लोग इंटर में भी आके फिर से एज 10 पढ़ोगे। सो डोंट टेक लाइटली। और इंस्टीट्यूट हमेशा कम से कम 4 से लेकर 10 नंबर तक का क्वेश्चन सेट करता है। तो बेटा आपका अच्छा है, BRS 10 आता है, ये 10, सेल और रिटर्न 5, टन आपका मार्कशीट का नंबर बढ़ रहा है आगे। तो बेटा इसके बाद मैं नया चैप्टर पढ़ाऊंगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन, फिर पढ़ाऊंगा बिल्स, फिर पढ़ाऊंगा रेक्टिफिकेशन। इतना ही कर लेगा तो 40 नंबर तो डन, कहीं नहीं जाने वाला है। आओ बेटा पढ़े, अब हम लोग चलते हैं बुक पे। आइए बेटा, एकदम प्योर थ्योरेटिकल पार्ट। पेज नंबर क्या है बेटा? 74।
यस बेटा, अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, depreciation is systematic allocation of depreciable amount of asset over its useful life. depreciation क्या है? systematic allocation of depreciable amount. depreciable amount को गोल करना बेटा, systematic allocation of depreciable amount of an asset over its useful life. useful life को भी गोल करना बेटा, राउंड करना, सर्कल डालना. एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एक फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपीज़ का और हम लोग एक्सपेक्ट करें इसका लाइफ 10 ईयर्स है. फर्नीचर खरीदा 10,000 का, एक्सपेक्ट करें इसका लाइफ 10 ईयर्स है, तो 10,000 रुपीज़ का फर्नीचर खरीदा 10 ईयर्स चलेगा, तो हर एक साल 1,000 रुपया, हर एक साल 1,000 रुपया हम लोग एक्सपेंसेस दिखाएंगे डेप्रिसिएशन के नाम पे. इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एलोकेशन. हर एक साल 1,000 रुपया दिखाएंगे ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट. एसेट्स का जो यूजफुल लाइफ है 10 साल, तो हर एक साल 1,000 रुपया डेप्रिसिएशन दिखाएंगे. इतना तक तो हम लोग 11 पे भी सुन के आते हैं. बहुत कुछ नया, एक जस्ट हिंट मैं दे रहा हूँ आप लोगों को. हम लोगों ने सोचा फर्नीचर खरीदा 10 साल चलेगा, तो हर एक साल 1,000 दिखा रहे. चलो 3 साल फर्नीचर चल गया, और कितना साल बाकी है? 7 साल. बट ये भाई लोग ने इतनी बुरी तरह से फर्नीचर यूज किया, अब 5 साल ही चलने वाला है. कितना ईयर्स? 5 साल. तो अब तो सिस्टम ही चेंज हो जाएगा. पहले 10 साल सोचा था, अब तो और 3 साल के बाद 5 साल ही चलने वाला है, तो डेप्रिसिएशन का सिस्टम ही चेंज हो जाएगा. ये सारी चीज़ आप रियल लाइफ पे जो जो होता है सीखने वाले हो. सो डेप्रिसिएशन इज सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ. तो हम लोग सीखेंगे व्हाट इज डेप्रिसिएबल अमाउंट, व्हाट इज यूजफुल लाइफ थोड़ा देर बाद में. सो पहले सीखते हैं कि क्यों डेप्रिसिएशन अराइज हुआ, क्यों हर एक साल 1,000 रुपया दिखा रहे हो. तो डेप्रिसिएशन का 4 रीजंस बता दिए थे ना. क्या क्या 4 रीजंस बताए थे? यूज करने के कारण, उसको बोलता है वियर एंड टियर ड्यू टू यूज इन बिजनेस. दूसरा क्या बोले थे? पैसेज ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं फ्लक्शन ऑफ टाइम. ब्रैकेट में लिख लेना पैसेज ऑफ टाइम. पैसेज ऑफ टाइम when not being used, even asset not used, assets का वैल्यू कमेगा. एसेट्स यूज नहीं भी करने से एसेट्स का वैल्यू कमेगा. क्यों कमेगा? टाइम के हिसाब से. ऑब्सोलेसेंस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एंड अदर चेंजेस, तो लिख लेना गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन, कस्टमर्स हैबिट्स या टेस्ट, कस्टमर का हैबिट्स, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन चेंज हो जाएगा, कस्टमर का हैबिट टेस्ट चेंज हो जाएगा. पिज़्ज़ा खाना छोड़ोगे क्या आप लोग? ऐसे मत बोलो, कुछ नया कुछ आ जाएगा तो छोड़ ही दोगे. अभी क्या क्या खाने मिलते रहेगा, आप लोग देखते रहो न्यू जनरेशन पे. आगे, और डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू, तो बेटा एसेट्स का मार्केट वैल्यू कम जाता है. एसेट्स का बाजार में वैल्यू कम गया, किसी भी रीजन से वैल्यू कम गया. लैंड का भी कभी कभी वैल्यू कम जाता है. जिस एरिया में लैंड है उधर पानी नहीं अचानक पानी आना बंद हो गया तो क्या हो जाएगा? ऐसे तो लैंड क्या होता है? एप्रिसिएट. बट जिस एरिया में तुम्हारा जमीन था, पानी उनी सब ठीक ही था, अचानक पानी बंद, उधर वाटर सप्लाई बंद, तो उसका वैल्यू अचानक कम जाएगा. ऐसे सुनने कम मिलता है, तो ये आपको ध्यान रखना है. आइए ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स था, क्यों डेप्रिसिएशन चार्ज करें, मेरी मर्जी मैं ना करूं तो ऐसे कैसे होगा बेटा? क्यों बेटा जानना है बेटा? कॉस्ट जानने के लिए, टू एसरटेन कॉस्ट, टू एसरटेन कॉस्ट, टू करेक्ट इनकम मेजरमेंट, करेक्ट इनकम.
टू एसरटेन करेक्ट प्रॉफिट लॉस, लिख लो, टू एसरटेन करेक्ट प्रॉफिट लॉस, करेक्ट इनकम मेजरमेंट मतलब टू एसरटेन करेक्ट प्रॉफिट लॉस, to ascertain correct profit loss. Done. To ascertain true financial position, 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 funds for replacement. यहीं पे लिख लेना, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस दिखाते पैसा नहीं जाता है, फंड्स बनते जाता है। डन बेटा। तो बेटा ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या होता है, AS10 क्या बताया है। तो बेटा अभी आप लोग को सिखाया कि डेप्रिसिएशन का क्या इम्पोर्टेंस है व्यापार में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। दो इम्पोर्टेंस ध्यान रखना, एक आप बिजनेस का, किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट लॉस, करेक्ट प्रॉफिट लॉस जानना चाहते हैं तो वहाँ पे एसेट्स का कुछ ना कुछ खर्चा दिखाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। आप अगर किसी भी बिजनेस का करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं तो उस एसेट्स का डेप्रिसिएशन दिखाना ही पड़ेगा। अब आपके दिमाग में सेट हो गया कि इसका हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है। मतलब ये नहीं तो आपका सारा बना बनाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो रद्दी के भाव में जाएगा, कोई उसको कोई वैल्यू ही नहीं देगा। इट्स टू इम्पॉर्टेंट। तो अब हम लोग समझ गए कि इसका हमारी ज़िंदगी में क्या यूज़ है। अब हम लोग सीखेंगे हाउ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड। फाइन, आइए। तो बेटा डेप्रिसिएशन लिखना मत, सब लिखा हुआ है। डेप्रिसिएशन इज लिखना मत बेटा, एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट, डेप्रिसिएबल अमाउंट ओवर यूजफुल लाइफ। तो डेप्रिसिएशन मैं भी बुक में दिखा दूंगा। डेप्रिसिएशन क्या है, एसेट्स का जो डेप्रिसिएबल अमाउंट है, डेप्रिसिएबल अमाउंट यू आर गोइंग टू लर्न नाउ, डेप्रिसिएबल अमाउंट को ओवर इट्स यूजफुल लाइफ में दिखा देना। ऐसे एग्जाम्पल, मैंने फर्नीचर खरीद लिया 10,000 पे और लाइफ है 10 साल, तो हर एक साल डेप्रिसिएशन कितना दिखाएंगे, 1000। इस 10,000 को बोलते हैं डेप्रिसिएबल अमाउंट और 10 को बोलते हैं यूजफुल लाइफ। 10,000 को बोलते हैं डेप्रिसिएबल अमाउंट और 10 को बोलते हैं यूजफुल लाइफ। ये कॉमन सेंस पे। अब टेक्निकल सेंस पे क्या होता है डेप्रिसिएबल अमाउंट। बेटा ये सबसे बड़ा काम आज सीख के जाओगे। डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या होता है, किसी भी एसेट्स का कॉस्ट, किसी भी एसेट्स को खरीदते हैं ना तो उसका कॉस्ट लगता है, कॉस्ट, उससे स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू माइनस करने से डेप्रिसिएबल अमाउंट बनता है। लाइक ये एसी को हमने खरीदा है 50,000 पे, तो हमारा कॉस्ट हो गया कितना बेटा, 50,000। जब एसी का लाइफ खत्म हो जाएगा 10 साल बाद, उस एसी को निकालेंगे और केजी के भाव में एज ए स्क्रैप बेचेंगे तो उसमें कॉपर वगैरह है, थोड़ा सा पैसा भी मिल जाता है, 1-2 हज़ार रुपया तो मिल ही जाएगा, 1-2 हज़ार रुपया तो मिल ही जाएगा। तो जब आप कभी एसेट्स को खरीदते हैं कॉस्ट लगता है, जब एसेट्स का लाइफ खत्म हो जाता है उसे एज स्क्रैप बेचोगे, केजी के भाव में भी बेचोगे तो कुछ पैसा मिलेगा, उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू। देखिए सपोज इस एसी को हमने खरीदा 52,000 पे, तो मेरा कॉस्ट हो गया कितना बेटा, 52। और अंदाज लगा रहे, एस्टिमेशन कर रहे कि एसी को बेचेंगे, पहले भी पुराना एसी को बेचा था तो 2,000 मिला था, अब इस एसी को भी बेचेंगे तो 2,000 रुपया मिल ही जाएगा मेरे को जब इसका लाइफ खत्म होगा। तो बेटा मेरा 52,000 का एसेट्स था,
2,000 रुपया तो वापस मिल ही जाएगा बेचकर, तो मेरा अल्टीमेटली कितना एक्सपेंसेस हो गया? 50,000. दिस 50,000 इज कॉल्ड डेप्रिसिएबल अमाउंट. अगर इसमें थोड़ा भी गलती किए तो आपका फाउंडेशन खराब, इंटर खराब, फाइनल खराब, आपका पूरा प्रोफेशन खराब, आपका पूरा प्रोफेशन खराब हो जाएगा. एवरीवेयर यू विल डू मिस्टेक टिल मरते दम तक. ये आपको ध्यान रखना है. ये पे करेगा आपको. सर मरते दम तक बीआरएस भी पे करेगा? हाँ. सेरेटन पे करेगा? हाँ. सेरेटन पे करो चाहे ना करो, क्लाइंट नहीं दे, बट ये तो हर एक क्लाइंट की जिंदगी में मिलेगा. तो बेटा आज आप लोग सब भूल जाना, दो बातें मत भूलना आज के क्लास से. डेप्रिसिएबल अमाउंट फाइनल तक, बड़े भी हो जाए तो डायरेक्टली 52 पे मत मार देना. दिल से पूछो, दिल से. कोई बोलता है सर हम दिल दे चुके सनम. अरे कोई बात नहीं है, फिर भी पूछो दिल से. अरे पूछो दिल से. 52,000 आपका गया ना 50,000 गया? 52,000 गया था. 2,000 तो वापस मिल जाएगा. तो दिल से रे जो रखा है अपने पास, बोलो तो सही. कोई नहीं रखा ईश्वर. अरे सारे बांट दिए तुम लोग कितनी छोटी सी उम्र में. बेटा मैं तो बड़ा दिल से पढ़ाता हूं. अब कैसे होगा, आप लोग दिल रखे ही नहीं हो, मैं तो पूरा होलसेल में रखा हूं. बोलो बेटा नेक्स्ट क्लास में आना तो लेकर आना. सर इकोनॉमिक्स क्लास में दिल दे दिया. बेटा थोड़ा अकाउंट्स के लिए भी दिल रखो. रख लिया. व्हाट इज डेप्रिसिएबल अमाउंट? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू. कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू. आप इसे गलती किए तो आपको उठा के सीधे पटक देगा. WWF मैंने रिंग से बाहर, सारा रॉन्ग हो जाएगा बेटा. एकदम मजाक में नहीं लेना इसको. व्हाट इज डेप्रिसिएबल अमाउंट? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू. कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू. कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कॉस्ट पे नहीं, व्हाट इज कॉस्ट भी पढ़ाएंगे. ये सब आप लोग जितना मैं बोल रहा हूं ना, सब रियल लाइफ पे काम आएगा. एकदम जब रियल लाइफ पे जब काम करोगे, रियल लाइफ पे सच्ची वाला, सब कुछ काम आएगा. अभी तो रेडीमेड है, चलो कोई बात नहीं है. सो 2 पॉइंट समझाने वाला हूं, उसके बाद बुक में आऊंगा, एग्जाम्पल कराऊंगा. डेप्रिसिएशन इज एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट. डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या बोलते हैं बेटा? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू. वेरी गुड. स्क्रैप वैल्यू नहीं है. 52,000 में एसी खरीदा, कुछ नहीं मिलेगा, खत्म होगा तो उठा के फेंक देंगे. तो फिर हमारा डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या हो गया? 52. सो आपका 52,000 का इसके एसी के कारण गया, तो 52,000 को आप डेप्रिसिएशन के रूप में दिखाएंगे. अगर 2,000 रुपया मिल जा रहा है तो 50,000. और एक टर्म ओवर इज यूजफुल लाइफ. इसके बाद सीधे हम लोग मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन पे आएंगे. यूजफुल लाइफ. बेटा आज तक हम लोग एक यूजफुल लाइफ सुने हैं. ये प्रोजेक्टर 3 साल चलेगा, ये एसी 5 साल 10 साल चलेगा, ये फर्नीचर 10 साल चलेगा. ऐसे ही साल 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 ही सुने हो, ईयर्स. यूजफुल लाइफ एसेट्स का 2 होता है बेटा. फिर आज के क्लास का इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट, यूजफुल लाइफ एसेट्स का 2 होता है. एक तो फिजिकल ईयर्स 5 ईयर्स 10 ईयर्स. दूसरा कुछ कुछ एसेट्स का प्रोडक्शन कैपेसिटी होता है. कुछ कुछ एसेट्स नंबर ऑफ ईयर्स से कोई मतलब नहीं रखता है. वो कितना साल चलेगा वो मैटर नहीं करता है, वो आउटपुट कितना देगा. आउटपुट लाइक आपने एक मशीन खरीदा जिसका प्रोडक्शन कैपेसिटी 20,000 यूनिट्स ही बनेगा. वो 20,000 यूनिट्स बनाकर वो मशीन खत्म, काम ही नहीं करेगा. अब वो 20,000 यूनिट्स आप 1 साल में बना लो, 2 साल में बना लो, 5 साल में बना लो, 10 साल में बना लो, जनरेशन टू जनरेशन में बना लो, उससे मतलब नहीं. बनेगा कितना? 20,000. दूसरा लाइव एग्जाम्पल इस क्लासरूम का, ये प्रोजेक्टर. ये प्रोजेक्टर का लैंप आवर होता है. लैंप आवर, ये प्रोजेक्टर जब खरीदते तो बोलता है 5,000 घंटा चलेगा. 5,000 घंटा. अब वो 5,000 आवर्स चलेगा, उसके बाद भी प्रोजेक्टर ऑन करेंगे तो ऑन तो होगा, बट लिखा हुआ नहीं दिखेगा, विजिबल नहीं रहेगा.
तो वो 5000 घंटा मैं 5 साल में कंप्लीट कर सकता हूं, 4 साल में कंप्लीट कर सकता हूं, 3 साल में भी कंप्लीट कर सकता हूं, 10 साल में भी हो सकता है। 10 साल भी प्रोजेक्टर चलेगा क्योंकि उसका आवर्स तो है ही है ना लाइफ। तो एसेट्स का यूजफुल लाइफ एक होता है फिजिकल ईयर्स, दूसरा प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम एसेट। प्रोडक्शन या सिमिलर यूनिट्स, कुछ मशीन का कैपेसिटी है कि वो 1 लाख यूनिट्स बनाएगा, उसके बाद वो मशीन पे और काम नहीं होगा, फेंक दो। वो 1 लाख यूनिट्स आप 1 साल में बना लो या 3 साल पे। प्रोजेक्टर का कोई कोई लाइफ होता है 2000 आवर्स, अब वो 2000 आवर्स ही चलेगा, उसके बाद फिर वहां से रोशनी नहीं दिखेगा आपको। वो 2000 आवर 2 साल में भी चला लो, 1 साल में चला लो, 5 साल में चला लो, 10 साल में चला लो, साल से मतलब नहीं है, आवर्स। कुछ कुछ मशीन का कैपेसिटी होता है, ये मशीन 1 लाख आवर्स ही काम करेगा, 1 लाख आवर्स, ईयर्स से मतलब नहीं, 1 लाख आवर्स। अब 1 लाख आवर्स चला लो तो मशीन का लाइफ खत्म, डन। जैसे वो हम लोग प्रिंटर खरीदते हैं, प्रिंटर जहां से प्रिंटिंग होता है, कुछ कुछ प्रिंटर ऐसे होता है उसका कार्ट्रिज वगैरह चेंज नहीं होता है, उसे 2000 पेज प्रिंट होगा, 2000 पेज प्रिंट कर दो, उसके बाद वो खत्म, फेंक दो, डन। तो उसको रिफिलिंग करने वाला ऑप्शन नहीं। तो वो 2000 पेजेस आप एक दिन में कर लो ना, एक दिन में खत्म। आप 6 महीना में कर लो ना, 6 महीना में खत्म। अरे बाबा साल भर में कर लो ना, साल भर में खत्म। अरे बाबा 2 साल में कर लो, 2 साल में खत्म। भाई गुस्सा हो गया, 5 साल में कर लो, तो 5 साल। इट्स नॉट द नंबर ऑफ ईयर्स, इट्स द प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स। तो ये 2 कंसेप्ट अगर क्लियर है तो मैं मेथड्स में लाऊंगा आप लोगों को। So depreciation is systematic allocation of depreciable amount. What amount? Depreciable amount over its useful life. What's depreciable amount? Cost minus scrap value. What is cost भी पढ़ाएंगे। Over its useful life. What's useful life? एक तो years और इसका output, ठीक है। output मत बोलना, इसी को बोल देना, प्रोजेक्टर का लाइफ लैम्प पावर 5000 आवर्स, 5000 घंटे ही चलेगा, डन बेटा। अब यहां से आप लोग का प्रैक्टिकल मिलेगा। आइए बुक में आइए बेटा। आवाज नहीं बेटा। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन क्यों चाहिए? A10 भी कहता है, लिख लेना A10, शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2 जगह आपको डंडा मारेगा कि आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही है। A10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ट्रू फॉल्स में आ सकता है। A10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, दूसरा शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, लिख लिया बॉक्स में बेटा, कौन सा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पे भी लिखा है डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट पे भी लिखा है, मतलब आप, और इनकम टैक्स में भी लिखा है, मतलब आपको कोई नहीं छोड़ेगा। डेप्रिसिएशन के बिना बोलेंगे नहीं, डेप्रिसिएशन के बिना जिंदगी जिए, आपको इंडिया छोड़ के श्रीलंका जाना पड़ेगा, और जो हाल है वहां का। आगे प्लीज लेट्स start beta. Depreciation is systematic allocation of depreciable amount of asset over its useful life. What is depreciable amount? ये लिखना cost minus scrap value. Depreciable amount is equal to cost minus scrap value. बेटा हर एक बच्चा ध्यान रखना, आप लोग इसको कभी नहीं भूलना। आप इसे भूलोगे तो ये आपको जीने नहीं देगा। Depreciation is charged on depreciable amount. Depreciable amount is equal to cost minus scrap value. आपने एसी खरीदा 52,000 पे, एसी का लाइफ खत्म होने के बाद 2000 मिल जाएगा, तो एसी पे आपका 50,000 ही गया।
कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। यहीं पे एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा, यहीं पे एग्जाम्पल लिखेंगे। कॉस्ट 52,000, कॉस्ट 52,000, स्क्रैप वैल्यू 2,000, कॉस्ट 52,000, स्क्रैप वैल्यू 2,000। व्हाट इज डेप्रिसिएबल अमाउंट? 50,000। डेप्रिसिएबल अमाउंट 50,000। ये ऐसा पॉइंट है, आप लोग जब इंटर पढ़ने आओगे वहाँ भी कोई ना कोई बच्चा गलती करेगा, फिर समझाया जाएगा। कोशिश करना डेप्रिसिएबल अमाउंट, डेप्रिसिएशन आने के साथ साथ डेप्रिसिएबल अमाउंट आपके दिमाग पे छा जाए। अभी तो 10 दिन चलेगा चैप्टर, तो 10 दिन में बोलूँगा, बट आपको एकदम रट लेना ये पॉइंट। ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, 50,000 लिख दिया आंसर। ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, सर यूजफुल लाइफ क्या है? सर सुना था क्लास 11 पे 5 साल 10 साल, वो भी है। और सर अभी दिखाया ये जो प्रोजेक्टर है ना सर, जब तक हम लोग इंटर पढ़ेंगे ये प्रोजेक्टर स्वाहा। 1 साल पहले खरीदे थे, तो अभी दूसरा साल चल रहा है, नेक्स्ट ईयर इंटर आओगे तो फिर ये प्रोजेक्टर खत्म। जब पढ़ते पढ़ते प्रोजेक्टर ब्लास्ट हो जाएगा, बोला सर इसका लाइफ खत्म। तो ये प्रोजेक्टर का लाइफ 3000 आवर्स है, 2000 आवर्स है। तो अगर मैं 3 साल में ख़त्म कर लेता हूँ तो इसका 3 साल में इसका लाइफ ख़त्म। सो यूजफुल लाइफ इज प्रोडक्शन, एक तो फिजिकल ईयर्स भी है और दूसरा प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स। और क्या याद रखेंगे? प्रोजेक्टर का आवर्स, प्रोजेक्टर का लाइफ 5000 आवर्स। बस ये आप लोग फाउंडेशन में याद रखना, ये इंटर में याद रखना, फाइनल तक याद रखना, और उसके बाद CA में बनने के बाद भूल जाओ, अपने हिसाब से कर लेना। एज लॉन्ग एज यूर स्टूडेंट यू हैव टू रिमेंबर लाइफ ऑफ प्रोजेक्टर इज नॉट नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ आवर्स, नेवर फॉरगेट। तो आज के क्लास से ये 2 नया चीज़ लेकर जाओगे। ऐसे मेथड्स तो भी नया नया पढ़ेंगे ही, 2 नया चीज़ लेके जाओगे। एक है डेप्रिसिएबल अमाउंट, बोलो क्या है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप। वेरी गुड, खूब बुलाएंगे बेटा, खूब हम भी बोलेंगे, आपको ही बोलना है, याद करना है बेटा। और दूसरा यूजफुल लाइफ, एक ईयर्स और आपका प्रोजेक्टर का आवर्स, ऐसे बोल देना आपका प्रोजेक्टर का आवर्स। हाँ हमारा है, दैट्स ग्रेट। कौन है इतना मानो था, इतना फीलिंग्स वाला? दैट्स गुड। एक चॉकलेट था, इंटर वाले दिया था, हमने किसी को बांट दिया, किसी को दे दिया, नहीं तो अभी तुमको चॉकलेट मिलता है यार। क्या फीलिंग्स दिया बोले हमारा, दैट्स ग्रेट बेटा। कहाँ सीखो इतना सारा, मतलब ऐसा ये क्वालिटी? स्कूल में मैं बोलती वाह, मैम को थैंक यू बोलो या स्कूल प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी ठीक है, बट उसको लेके घर जाने वाला प्रॉपर्टी बदल रहा। स्कूल प्रॉपर्टी इज योर प्रॉपर्टी। हाँ बहुत जगह लिखा रहता है, कृपया अपने ही समझ के अच्छा से रखिए, उठा के मत ले जाइए घर पे। मैम को थैंक यू बोलना, मैम का नाम नहीं पूछेंगे बट थैंक यू बोलना। हाँ अच्छी मैम, अच्छी। आप लोग के मैम ने ऐसा कुछ नहीं सिखाया, ऐसे में दूसरों का प्रॉपर्टी किक मारो। आप लोग के मैम कुछ नहीं सिखाती है, कुछ नहीं सिखाया ऐसा मैम ने। हाँ चलो, यानी आप लोग क्लास 10 11 तक जो पढ़े सब डैश हो गया आप लोग का। वो देखो कितना संभाल के रखा है। सिर्फ मैम का ही बोला हो, बात संभाल के रखा ना, सर का भी रखे हो। और तुम लोग के मैम ही मैम थे क्या? और प्रिंसिपल मैम सिखाती थी, ठीक है ठीक है। तो प्रिंसिपल मैम का बात याद रहता है ना। अच्छा है, चलो पढ़ाई करें बेटा। लाइफ यूजफुल लाइफ बोलो ना बेटा। और थर्ड बेंच डोंट टॉक। मैं खुद ही इतना बात करने वाला इंसान हूँ, आप मेरे से बात करो ना। आप लोग मेरे सामने किसी और से बात करोगे, मेरे को बर्दाश्त ही नहीं होता है। टॉक टू मी ना। ओके क्या बोला भाई लोग? थोड़ा जोर से बोलो। आज चलो पढ़ाई करते। शर्मा गया बच्चा लोग, जोर से नहीं बोलेगा। व्हाट्स यूजफुल लाइफ? क्या यूजफुल लाइफ? एक ईयर्स, दूसरा प्रोडक्शन और सिमिलरिटीज। हमारा बजाज मत बोल देना। क्या हमारा एसी, सॉरी एसी नहीं, हमारा प्रोजेक्टर। अभी तक आपके सीनियर बैच लोग बोलते रहे सर आपका प्रोजेक्टर।
आज एक नया बच्चा सिखाया, हमारा प्रोजेक्टर। सो इंटर तक मेरे साथ रहेंगे बहुत सारे बच्चे, फिर से A10 आएगा तो फिर से बोलना हमारा प्रोजेक्टर। क्या है हमारा प्रोजेक्टर में खास? 5000। ओके बेटा, ये लाइन जो 3 लाइन है ना, लर्न इट। ये लाइन, यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट इज पीरियड। पीरियड कितना साल चलेगा उसको बोलते हैं पीरियड। 5 years 10 years लिख लो पीरियड के सामने, जो आप जानते हो। ओवर विच एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर यूज बाय एन एंटिटी, मतलब कितना साल कितना साल आप एसेट्स को यूज करेंगे। AC 10 साल, फर्नीचर 10 साल, ठीक है सिमरन? ओके। और उसके बाद नया है, और द नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम एसेट। नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स, आज जो मेथड सिखाऊंगा ना, जो आप 11 में पढ़ के आए वो नहीं सिखाएंगे। आज मैं 3 नए मेथड सिखाऊंगा जो इस पॉइंट को हिट करने वाला है। स्ट्रेट लाइन और रिटेन डाउन वैल्यू हम लोग नेक्स्ट क्लास सीखेंगे, कल सीखेंगे। आज नया सेकेंड पॉइंट पे। तो बेटा नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स में एग्जाम्पल क्या है बेटा? हमारा प्रोजेक्टर, हमारा प्रोजेक्टर। गुड बेटा, लिख लो 5000 लैम्प पावर 5000 10। ओके, किसका प्रोजेक्टर बेटी? हमारा। देखो आपके सीनियर्स लोग आपका प्रोजेक्टर बोलते थे, 21 साल आपका प्रोजेक्टर सुना। आप लोग तो एकदम एक्सेप्शनल हो, आपके सबके प्रिंसिपल में बहुत अच्छी से नॉलेज देती है और लाइफ टाइम याद रखता है। वेरी गुड, हो गया। या बेटा आगे बढ़ते अपने। जब हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, तो फैक्टर्स इन मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो आपने तो नाम सुन ही लिया। आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय एसेट्स का क्या देखेंगे? कॉस्ट देखेंगे, उससे क्या माइनस करेंगे? स्क्रैप वैल्यू। और क्या देखते हैं बेटा? लाइफ देखते हैं ना। सो व्हाट आर द फैक्टर्स कंसीडर्ड जब आप लोग प्रोफेशनल लाइफ पे अपने क्लाइंट के लिए डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग करेंगे? आप अपने क्लाइंट से पूछेंगे, साहब आपने कितना में खरीदा, व्हाट्स द कॉस्ट? तो आप क्या देखेंगे बेटा? कॉस्ट। और कॉस्ट में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता, वो भी सिखाया जाएगा। आप पूछोगे क्लाइंट से, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप AC बेचने वाले थोड़ी ना हो। आप अपने क्लाइंट से पूछोगे, साहब ये AC को आप बेचेंगे ना? हाँ। कितना साल बाद? 10 साल बाद। कितना एक्सपेक्ट कर रहे? 10 साल बाद क्या मार्केट होगा क्या पता, पूरा दुनिया ही ठंडा वाला सीजन पे आ जाए, AC का जरूरत भी ना पड़े। अलग 10 साल बाद क्या होगा वो राम जाने, बट फिर भी हम लोग एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड तो करते ही है ना बेटा। अब बताओ 2 साल 3 साल 4 साल बाद क्या होगा, किसको क्या पता। बट आप लोग इसी एक्सपेक्टेशन से तो CA कर रहे हो कि 3 4 5 साल बाद CA बन जाएंगे और मर्सिडीज खरीदेंगे, BMW खरीदेंगे, क्या क्या और टारगेट था, घर खरीदेंगे, ये छोरी लोग फॉरेन टूर करेंगे, ये था ना आप लोग का। तो 5 साल बाद क्या होगा क्या पता, बट आपका एक्सपेक्टेशन तो है ना बेटा। ओके, किसी का ऐसा शौक नहीं है क्या, यार हम मम्मी पापा के लिए घर बनाएंगे, मम्मी पापा घुमाने ले जाएंगे, एक बच्चा का, गजब, 1 2 3 बच्चा का, 3 4 का, ये ऐसा सपना नहीं है? हाँ, सिर्फ तुम लोग तो सब अपने ही है, घूमने जाएंगे किसी। हाँ यस, गुड़िया लोग भाई बोलना चाहिए ना, पहले मम्मी पापा को भेजेंगे, फिर बाद में पैसे बोलिए फॉरेन जाएंगे। बेटा जिनका नहीं है हाथ जोड़ते हैं बेटा, सबका सपना होना चाहिए अपना पैसा से मम्मी पापा के लिए घर खरीदेंगे। मम्मी पापा घर है फिर भी खरीदेंगे, मम्मी पापा जाएंगे नहीं। मेरा एक्सपीरियंस है, हमने यहाँ पे घर खरीदा, एक घर खरीदा, हमारे साथ रहो, नहीं रहेंगे। हम सोचा दूसरा घर खरीद ले, आप अकेले रहो, यहाँ भी नहीं रहेंगे। गांव छोड़ के जाने का नाम ही नहीं लेते। मम्मी पापा तो रहने वाले है ही नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लो।
मैं नहीं रहते नॉर्मली, बट आप कोशिश करना मम्मी पापा को लाने के लिए। तो सबसे बड़ा यही टारगेट रखो बेटा, मम्मी पापा को खुश रखेंगे, बहुत प्यार देंगे, फॉरेन टूर कराएंगे उनको, उनके उंगली पकड़ के ले जाएंगे, वैष्णो धाम ले जाएंगे, केदारनाथ ले जाएंगे, वैष्णो देवी ले जाएंगे। मैं ले गया था इसलिए बोलता हूँ मैं। अरे और उधर है ना बेटा, और उधर है ना यूपी की साइड में, राम मंदिर ले जाएंगे, अभी तो नया ट्रेंडी है। और कहाँ ले जाओगे? पूरी ले जाएंगे, हाँ ये सब बोलो। हाँ काशी विश्वनाथ ले जाएंगे। अरे श्री कृष्ण का जन्मभूमि किधर है? हाँ वृंदावन ले जाएंगे। मैं ये सब जगह लेके गया इसलिए बोलता हूँ, और बहुत अच्छा लगता है मम्मी पापा को देखकर। मतलब आप ले जाओ, आप अपने कमाई पे मम्मी पापा को ऐश मतलब आराम दो, उस जगह बड़ा अच्छा लगता है। गोवा ले जाएंगे, मैंने तो गोवा भी जा सकते क्या, फॉरेन ले जाएंगे, मम्मी पापा अच्छे अच्छे ड्रेसेस खरीदेंगे, मम्मी पापा का पर्सनल कार देंगे। ये सब नहीं है क्या? हाँ ड्राइवर तो रहेगा ही साथ में, ये सब है ना। तो आप लोग आउटडेटेड है, मेरे तरह ही हो। मैं भी हमेशा ये सोचते रहता हूँ, चल गोरी के लिए बाद में सोचना, ठीक है? पहले ऐसे मत बोला कि शादी करके घूमने जाएंगे उधर, वो तो कर रही, बट वैसे मत करना, वो तो शादी के पहले से घूमने चले जाते हैं, वो सब तो अलग बात है भाई लोग। आगे किस बात से वहां चले गए? पढ़ाई से था ना, एस्टिमेटेड ना, हाँ एस्टिमेटेड। आई डोंट नो 5 साल बाद क्या होगा, बट एस्टिमेटेड तो करते ही ना। तो स्क्रैप वैल्यू भी एस्टिमेटेड है, क्या है बेटा? और लाइफ भी क्या पता 10 साल चलेगा कि नहीं। हम तो सोचते ही है फर्नीचर 10 साल चलेगा, फिर WWF खेलने लगा ये बैच आकर, तो कहां 10 साल चलेगा? तो फिर लाइफ भी चेंज हो सकता है, लाइफ भी चेंज हो सकता है। इतना अच्छे अच्छे पॉइंट्स आप लोग सीखने वाले, मैं क्या बोलूं। जब ये चैप्टर खत्म होगा मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करूंगा, मैंने बहुत नॉलेज दिया आप लोगों को, आपका दिमाग इतना भर जाएगा ना, मतलब क्या बोलो आप लोग, और सब यूजफुल है आपके रियल लाइफ पे। सो कॉस्ट इज एक्चुअल, वी आर परचेजिंग AC राइट नाउ, स्क्रैप वैल्यू विल बी रिकवर्ड एट द एंड ऑफ द लाइफ इन द फ्यूचर, द एस्टिमेटेड वैल्यू। वो चेंज भी हो सकता है आगे चलकर, तो डेप्रिसिएशन भी चेंज हो जाएगा। यू आर गोइंग टू लर्न कैसे होगा। लाइफ सोचते हो 10 साल, किस्मत में छपवा के थोड़े ना आया कि 10 साल चलेगा, वो तो ऊपर नीचे भी हो सकता है, बोलो बेटा। तो भी डेप्रिसिएशन भी चेंज हो जाएगा, वो सब कुछ चेंज हो सकता है, बट एक बार एस्टिमेटेड। 3 ही फैक्टर है, क्या बेटा? कॉस्ट, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। वेरी गुड। एस्टिमेशन ऑफ एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट एन ईजी, ये बहुत आसान काम नहीं है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एस्टिमेशन। स्क्रैप वैल्यू 10 साल बाद क्या मिलेगा एस्टिमेशन करना, वो करेक्ट नहीं भी हो सकता है, बहुत टफ है। और लाइफ 10 साल वो किस्मत में छपवा के नहीं आता है 10 साल, फिर भी आप जैसे प्रोफेशनल्स यू मैनेज इट। जनरली फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसीडर्ड। कॉस्ट ऑफ एसेट, क्या बेटा? कॉस्ट ऑफ एसेट, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। लुक ना बेटा, यूजफुल लाइफ में एस्टिमेटेड है, बिकॉज मैं AC खरीदा, वो तो बोलते ही 10 साल चलेगा, जरूरी भी तो नहीं है चलना, तो फिर भी एस्टिमेटेड पे चलता है। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, पिछला बार AC को बेचे थे हमने 2000 मिला था, अभी इस AC को बेचे तो 2000 मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। इट्स ऑल अबाउट एस्टिमेशन। आप लोग सोच रहे होगे सर एस्टिमेशन चेंज हो जाएगा, बेटा ये फाउंडेशन का सिलेबस सब कुछ आपको पढ़ाएगा, और अच्छा बात है फिर इंटर में आके फिर से सब कुछ पढ़ना है, बिकॉज इसके बिना तो आप कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट राइट कर ही नहीं सकते हो। इसलिए इंस्टीट्यूट 2 बार सिखाएगा आपको, फाउंडेशन पे भी, इंटर पे भी। सो ऑल अबाउट एस्टिमेशन। तो कॉस्ट एक्चुअल लेंगे, एस्टिमेटेड लाइफ, यूजफुल लाइफ एस्टिमेटेड है, और स्क्रैप वैल्यू भी एस्टिमेटेड है। अब बेटा कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट को लेकर गजब वाला पढ़ाई है, गजब वाला पढ़ाई, वो इंटर में आके ही आप सीख पाओगे। अभी इस बच्चा लेवल पे यही समझना, कोई भी एसेट को
रेडी टू यूज करने तक जितना भी खर्चा लगा, कोई भी एसेट्स को रेडी टू यूज पोजीशन में लाने तक, कौन सा, रेडी टू यूज पोजीशन में लाने तक जितना भी खर्चा लगा सब कॉस्ट, सब कुछ क्या है बेटा, कॉस्ट। ये एसी हमने फैंसी बाजार से खरीदा, एसी 50,000 लगा वहां पे, वहीं पे एसी फिट होगा क्या, नहीं यहां फिट होगा, तो वहां से यहां लाने का खर्चा वो भी प्लस हो, 1,000 रुपया लग गया। तो 50,000 में खरीदा, रेडी टू यूज होने के पहले 1,000 लग गया, 51। इंस्टॉलेशन करने तो हमको ना आता है, इंस्टॉलेशन के लिए इंजीनियर आया, उन्होंने इंस्टॉलेशन कर दिया, 500 रुपीज लिया। तो रेडी टू यूज होने तक कितना रुपया खर्चा लग गया, 50,000 प्लस 1,000 प्लस 500, 51,000। आप कोलकाता से मशीन खरीद के ला रहे हो, कोलकाता में बड़ा बाजार से मशीन खरीदे 1 लाख पे, कोलकाता से गुवाहाटी लाने का खर्चा भी तो लगेगा, वो भी प्लस करेंगे। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से यहां तक लाने का खर्चा भी लगेगा, वो भी प्लस करेंगे। प्लस यहां पे इंस्टॉलेशन भी इंजीनियर आके करेगा, वो भी प्लस करेंगे। तो ऑल एक्सपेंसेस अप टू द पॉइंट व्हेन एसेट इज रेडी टू यूज, एसेट रेडी टू यूज होने तक जितना भी खर्चा लगा है वो कॉस्ट में आएंगे। और उसका डिटेल पढ़ाइए, देखो कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्या क्या आएगा, ये सब क्या आएगा क्या नहीं आएगा, सब इंटरमीडिएट पे है। फिर भी हम लोग फाउंडेशन में टच करेंगे, हम लोग लेवल जितना फाउंडेशन का उससे थोड़ा हाई लेवल चलेंगे। तो बेटा कॉस्ट ऑफ एसेट्स पे अभी हम लोग 3-4 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बेटा आप लोग लिख लो यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ एसेट ऑल एक्सपेंसेस अप टू रेडी टू यूज, cost of asset is equal to all expenses up to ready to use, all expenses up to ready to use, all expenses up to ready to use। देखो क्या होता है बेटा, प्राइस ऑफ एसेट देखेंगे, प्राइस ऑफ एसेट, एसेट का प्राइस है, उससे ट्रेड डिस्काउंट, नाम सुना है ना डिस्काउंट का, कोई एसेट्स का प्राइस है 1 लाख, आपने बोला सर थोड़ा डिस्काउंट दे दीजिए ना, 10% डिस्काउंट दे दिया, तो 1 लाख से 10% माइनस, तो कॉस्ट क्या हो गया 90, परचेज प्राइस से माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ड्यूटीज टैक्सेस भी लगता है, टैक्सेस के बाद अभी हम लोग नहीं कर रहे, प्लस कैरिज, अगर आप खरीद के लेकर आ रहे हो तो कैरिज का खर्चा भी लगेगा, अगर होम डिलीवरी है तो नहीं लगेगा, प्लस इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस भी लगता है तो वो भी आएगा, प्लस ट्रायल रन, एसेट्स को यूज करने से पहले ना बड़े बड़े फैक्ट्री में मशीन्स आते हैं, उसको रेडी यूज करने से पहले फाइनल वर्कर को देने से पहले ट्रायल किया जाता है, ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है वगैरह, ट्रायल रन, तो ट्रायल रन ओके होने के बाद फिर वो रेडी टू यूज हो गया, तो ये सारा कॉस्ट आएगा। इसके अलावा बहुत चक्कर है बेटा, मतलब इतना चक्कर आप सीए बनने के बाद पता चलेगा, आपको सीए बनने के बाद पता चलेगा, इतने सारे इश्यूज है यहाँ पे, ये आएगा ये नहीं आएगा, ये आएगा ये नहीं आएगा, बहुत डिस्प्यूटेड आइटम है। आप देख ही लो ना कितना सारा एक्सप्लेनेशन अभी फाउंडेशन पे ही है, इतना सारा। ए स्टेन ने बता दिया कि ये सब खर्चा आएगा, ए स्टेन ने बताया ये सब खर्चा नहीं आएगा। जब आप प्रोफेशन में काम करोगे तो पूरा खोल लोगे ए स्टेन, एकदम लिस्ट देख लोगे, ए स्टेन बोला ये आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। स्टूडेंट लाइफ में तो ओपन बुक एग्जाम है नहीं, फाउंडेशन पे फाइनल में एक ओपन बुक एग्जाम है, मालूम है ना? बहुत ख्वाब था लोगों का, काश एक ऐसा एग्जाम होता जिसमें किताब दे देता और पेपर। सीए फाइनल में एक पेपर है ओपन बुक एग्जाम, आप किताब ले जाओ, किताब खोल के आंसर लिखो। और बहुत का इच्छा था काश कभी एग्जाम दिए बिना पास होता, वो तो इच्छा पूर्ण हो ही गया आपका। आप लोग इच्छा पूरा हुआ कि बिना एग्जाम दिए पास, क्लास 8 या 9 और 11? तो आपका एक इच्छा तो भगवान ने सुन लिया, सरस्वती भैया, विदाउट एग्जाम पास। और सीए फाइनल में एक पेपर मिलेगा ओपन बुक एग्जाम, किताब खोल के लिख बेटा। इमेजिन करो सिचुएशन,
सारा भगवान आप लोग का इच्छा पूरा करते हैं। अब ऐसे मत बोलना विदाउट सी एग्जाम फाउंडेशन पास, ठीक है, इतना बड़ा भी मत कर लेना। आगे यू राइट व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ एसेट, यू राइट देयर प्राइस ऑफ एसेट माइनस ट्रेड डिस्काउंट, प्राइस ऑफ एसेट माइनस ट्रेड डिस्काउंट प्लस कैरिज, कैरिज मतलब लाने का, अभिषेक भाई समझ में आ रहा है, कैरिज मतलब लाने का, प्लस इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन का, इंस्टॉलेशन का, और क्या था बेटा, प्लस ट्रायल रन, ये सारा कॉस्ट में आएगा। डन। डायरेक्टली एसेट्स को रेडी टू यूज़ करने तक, एसेट्स जब रेडी टू यूज़ हुआ उस समय तक जितना खर्चा लगा सारा खर्चा कॉस्ट में आता है, और डिटेल भी है जो अभी नहीं चाहिए आपको। आइए अब हम लोग कुछ MCQ सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन पे चर्चा करेंगे। आइए, डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ, depreciation is the process of allocation of cost of asset over its useful life. Very good. The number of year an asset is expected to be useful before it wears out is called estimated useful life. Point 4, useful life of depreciable asset is, डेप्रिसिएबल एसेट्स का यूजफुल लाइफ क्या है, पीरियड भी है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स एक्सपेक्टेड। डन बेटा, ये भी है। डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या है बेटा, कॉस्ट लेस डिफरेंस बिटवीन हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड स्क्रैप वैल्यू। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है बेटा, जितना में आप खरीदे हो वो खरीद लिए, वो पास्ट हो गया, हिस्ट्री हो गया, इसलिए बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। जितना में आप खरीदे हो उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। आगे, लैंड इज नॉट अ डेप्रिसिएबल एसेट बिकॉज लाइफ ऑफ लैंड इज अनलिमिटेड। डेप्रिसिएबल एसेट्स का लाइफ लिमिटेड होता है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल फैक्टर इन मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मेजरमेंट पे क्या क्या 3 बातों को ध्यान देंगे, कॉस्ट देखेंगे, रेसिडुअल वैल्यू देखेंगे, यूजफुल लाइफ देखेंगे, देखेंगे ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, यूज तो इंटरनल हो गया, ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो क्या ये आपके अंदर का बात है ना आपके बिजनेस के बाहर का बात है, गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन चेंज हुआ, आपके फैक्ट्री के अंदर रूल रेगुलेशन बनता है क्या, तो एक्सटर्नल। डन बेटा। आइए आइए, प्रॉब्लम 9, प्रॉब्लम 9, प्रॉब्लम 9, इन ईयर 23 में रोज लिमिटेड परचेज न्यू मशीन, नया मशीन खरीदा, एंड मेड फॉलोइंग पेमेंट्स। आपने एक नया मशीन खरीदा, कॉस्ट एज पर सप्लायर्स लिस्ट 5,20,000 लेस एग्रीड डिस्काउंट 50,000। तो क्या लेना चाहिए, 520 ना 470? वेरी वेरी गुड, 470। अभी और भी है, डिलीवरी चार्जेस, आपके घर पहुंचाने का चार्जेस भी लगा, यूज करने का पहले का है क्या ये, बोलो बेटा, तो ये भी आएगा। इरेक्शन मतलब इंस्टॉलेशन, इरेक्शन मतलब इंस्टॉलेशन, यूज करने के पहले इंस्टॉल होता है ना यूज करने के बाद, सेकंड वेज बेटी सोच रही, रुको सोच के बताएंगे। अरे क्या बोल रही हो, सेकंड वेज पक्का ना, ओके हाँ, यूज करने के पहले ही इरेक्शन होता है, इंस्टॉलेशन। थैंक यू बेटी, ये भी प्लस करें, आगे कर दिया। बेटा ध्यान से सुनना, हड़बड़ाना मत। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस,
एक AMC होता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। यूज़ करने के बाद कुछ गड़बड़ होगा तो ठीक कर देगा, उसके लिए AMC लगता है। तो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, तो यूज़ करने के पहले मेंटेनेंस होगा ना यूज़ करने के बाद में? सोच के बोलो बेटा, ऐसे मत बोलो, भीड़ में मत बोलो यार, बोलो बेटा पक्का। तो हम लोग अभी अपने बिल्डिंग पे लिफ्ट का AMC का पेमेंट किया, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस पेमेंट किए, तो लिफ्ट लग गया, उसके बाद 1 साल का मेंटेनेंस का लग रहा है, तो दिस इज आफ्टर यूज, ये कॉस्ट में नहीं आएगा, ये कॉस्ट में सोच लो बेटा, नहीं आएगा, ये यूज करने के बाद होता है। डन बेटा। एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, वो मशीन का इंश्योरेंस करा के रखते हैं कि कभी ब्रेकडाउन हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिले, तो ये क्या यूज करने के पहले का इंश्योरेंस होता है ना यूज करने के बाद का? पहले, यूज करने के पहले नहीं लगता ये। एनुअल खर्चा कुछ भी लगेगा ना बेटा, यूज आज से यूज करेंगे, आज के बाद से इंश्योरेंस होगा, आज के पहले नहीं। डन। तो ये भी बात का है, पहले नहीं भाई, बात का, तो ये भी कॉस्ट में नहीं आएगा। एनुअल खर्चा कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि वो यूज के बाद का होता है, 1 साल का। नाउ एडिशनल कंपोनेंट टू इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ मशीन का कैपेसिटी बढ़ा दिया, मतलब मशीन में कुछ फिट कर दिया जिससे मशीन का लाइफ बढ़ जाएगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगा, ये हमेशा कॉस्ट में प्लस करते। मशीन पे कुछ भी खर्चा करेंगे, एसेट में कुछ भी खर्चा करेंगे जिससे उसका लाइफ बढ़ जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, तो कॉस्ट में प्लस होता है। एसेट्स में, पुराने एसेट्स में भी कुछ भी आप खर्चा करोगे जिससे एसेट्स का लाइफ बढ़ जाएगा, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, तो हम लोग उसको कॉस्ट में प्लस करते हैं, प्लस। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप लोग जो फर्नीचर यूज कर रहे हो, फर्नीचर को कभी कभी रिपेयर करते रहते हैं हम लोग, ऐसे छुटमुट रिपेयर, तो वो कॉस्ट में प्लस नहीं होगा। अब बच्चे बोल रहे हैं कि फाउंडेशन के सर हम लोग 6-6 घंटा क्लास में बैठते हैं, सर गद्दा वद्दा लगवा दो और पीछे से थोड़ा सा कवर, मतलब सपोर्ट रहे, बैक सपोर्ट रहे, वो भी लगा दो। तो हमने क्या किया, ऐसे झूठ बोल रहे हैं, सच्चे का नहीं, हाँ, हमने क्या किया, पूरा गद्दा लगवा दिया और बैक सपोर्ट भी दे दिया, अब आराम से बैठोगे राजा बाबू की तरह। तो उससे मैंने इस पे गद्दा वगैरह लगा दिया, बैक सपोर्ट दे दिया, इससे एसेट्स का परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, तो फिर हम लोग इसको कॉस्ट में प्लस करेंगे, इसको कॉस्ट में, क्योंकि इसका बेनिफिट 1 साल नहीं मिलने वाला, इसका बेनिफिट तो हमेशा लॉन्ग टर्म तक, इंटर तक मिलेगा ना, आगे ठीक है। तो फिर उसको हम लोग कॉस्ट में प्लस, और ऐसे हमेशा रिपेयर करते रहते, हर 1 साल रिपेयर करते रहते, तो रिपेयर करते फिर 1 साल में फिर खराब, फिर से रिपेयर, फिर खराब, तो वो कॉस्ट में प्लस नहीं होगा। बट ऐसा रिपेयर किया जिससे एसेट्स का लाइफ बढ़ गया और सिमरन को बड़ा आराम लगने लगा बैठ कर, तो वैसा वाला खर्चा को क्या करेंगे, कॉस्ट में प्लस। डन बेटा। तो क्या क्या होगा बेटा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मशीन? 5,40,000। डन। ऐसा बहुत पढ़ाई करोगे आप लोग इंटर पे, फाउंडेशन पे नहीं, फाउंडेशन पे आपको ये सब नहीं मिलेगा, फाउंडेशन में मिलेगा इंस्टॉलेशन और परचेज प्राइस। तो बहुत सारा इश्यूज है जो आपको आराम से मन लगा के पढ़ना, इंटर तक मिलेगा। एक और क्वेश्चन आ गया बेटा, कंसीडर फॉलोइंग डेटा pertaining to Messrs Good Motives Limited who constructed a cinema house, सिनेमा हॉल खोला भाई, ओके। कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड फर्नीचर, कोई बात नहीं, सेकेंड हैंड फर्नीचर से खोला है, होने दो, यूज करने के मतलब सिनेमा हॉल स्टार्ट होने से पहले ही लगेगा इसमें 90,000। कॉस्ट ऑफ रीपेंटिंग फर्नीचर, अरे कोचिंग सेंटर नया आपने खोला है तो आपने फर्नीचर कोई पुराना कोचिंग सेंटर से ले लिया, कोविड में बंद था, उसको खरीद लिया आप, तो आपके लिए तो कॉस्ट ही हो जाएगा, और फिर उसको पेंटिंग कर दिया। वेजेस पेड टू एम्प्लॉइज फॉर फिक्सिंग फर्नीचर वगैरह फिट करने के लिए। और फायर इंश्योरेंस प्रीमियम कब लगता है बेटा, ये बाद में,
ये तो नहीं आएगा। कॉस्ट में क्या क्या आएगा बेटा? फर्नीचर का कॉस्ट तो आएगा ही, सेकेंड हैंड है बेटा, पेंटिंग का आएगा ही। बताओ सेकेंड हैंड फर्नीचर खरीदा है तो यूज करने के पहले पेंटिंग करेंगे ना यूज करने के बाद? पहले प्लस करेंगे और सिनेमा हॉल में फिट करेंगे ना बेटा। ओके 2000 तो कितना हो जाएगा बेटा? 1,02,000 डन। अब प्रेरणा ट्यूटोरियल्स ने सुनो, ये पुराना बिल्डिंग है। आप लोग जो रूम नंबर 2 में क्लास करते हो, जब भी कभी खाली मिलेगा ना उसको हम लोग पेंटिंग करवाएंगे, पेंट भी खरीद के रखा तो चमकने लगे तो अच्छा लगेगा ना, आप लोग भी चमकोगे उसमें, फिर शाइनिंग आएगा। तो बेटा हम लोग पेंट खरीद के रखे, कभी मौका मिलेगा 2 दिन का, मतलब एक इवनिंग एक मॉर्निंग, तो हम लोग उसको पेंटिंग करवाएंगे। तो वो पेंटिंग कॉस्ट में प्लस नहीं होगा, वो तो हर एक साल करवाना होता है। डन बेटा, समझा बेटा? लेकिन जब प्रेरणा ट्यूटोरियल्स नया आया था, पहला बार खरीदे, मतलब कंस्ट्रक्शन करके जब फर्स्ट टाइम एंट्री की, उस समय जो पेंटिंग किया था तो यूज़ करने के पहले वो कॉस्ट में प्लस होगा, लेकिन हर एक साल कराएंगे तो नहीं। जैसे दिवाली में आपके ऑफिस पेंटिंग होगा एवरी ईयर, दुकान पेंटिंग होता है, तो वो कॉस्ट में प्लस नहीं, वो हमेशा पीएल में रेवेन्यू एक्सपेंसेस दिखाते हैं। अब बेटा हम लोग डेप्रिसिएशन में क्या क्या सीखे अब बताते हैं। तो डेप्रिसिएशन में सीखे, डेप्रिसिएशन इज एन एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट। डेप्रिसिएशन क्या है? एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। व्हाट इज डेप्रिसिएबल अमाउंट? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। व्हाट इज यूजफुल लाइफ? ईयर्स। और हमारा प्रोजेक्टर 5000 आवर्स, ठीक है। What is the reason? क्यों डेप्रिसिएशन लगता है? नहीं मत लगाओ ना यार। सो रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन 4 बताया था। क्या? यूज के लिए नहीं, वो ऑब्जेक्टिव नहीं, वो तो ऑब्जेक्टिव था। रीजंस डेप्रिसिएशन एसेट्स का क्यों होता है? यूज करने के कारण होता है, पैसेज ऑफ टाइम, ऑब्सोलेसेंस, मार्केट वैल्यू, था ना बेटा। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन क्या है? ऑब्जेक्टिव कॉस्ट जानना है, प्रॉफिट लॉस जानना है, फाइनेंशियल पोजीशन जानना है, फंड फॉर रिप्लेसमेंट। डन। फॉर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड, किन किन बातों को ध्यान रखेंगे डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करते वक्त? कॉस्ट ऑफ एसेट, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट में क्या आता है सर? बहुत कुछ आता है, हम लोग थोड़ा सा सीखे। यूज करने तक का, एसेट्स को यूज करने तक का सारा खर्चा, तो कॉस्ट आएगा, परचेज प्राइस आएगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होएगा, लाने का खर्चा, कैरिज, इंस्टॉलेशन का खर्चा, ट्रायल रन, सारा खर्चा प्लस होएगा। आइए अब आप लोग डेप्रिसिएशन का हमारे लाइफ पे ओके। लीगल प्रोविजंस, लीगल प्रोविजंस में दो लीगल प्रोविजंस बता दिए। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कहता है डेप्रिसिएशन लगाना ही पड़ेगा, एक कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 2 कहता है डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, और इनकम टैक्स एक्ट भी कहता है डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। अगर डेप्रिसिएशन नहीं लगाएगा तो तू बच के कहाँ भागेगा बच्चों? बच ही नहीं पाएगा। सो सब ने आपको घेर रखा है कि आपको डेप्रिसिएशन लगाना ही पड़ेगा। तो नाउ द थिंग इज दैट कि क्या क्या मेथड्स है डेप्रिसिएशन लगाने का, हम लोग क्या क्या मेथड्स को कवर करेंगे। मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड्स देखते हैं। इन सभी मेथड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, सभी मेथड्स हमारे सिलेबस पे है। ICW स्टूडेंट्स के लिए ओनली 2 मेथड है, स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग, बाकी के सारे मेथड इंटरमीडिएट पे है। ICW स्टूडेंट्स को थोड़ा कम पढ़ना पड़ता है, बट आप लोग क्लास में पूरा कर लेना, फिर स्टडी मेट लेके हम लोग बैठेंगे आप लोग का एक्स्ट्रा क्लास में, तो मैं कटवा दूंगा। तो स्ट्रेट लाइन मेथड सबने नाम सुना है क्लास 11 पे, और रिड्यूसिंग डिमिनिशिंग सुना है, तो इस पे हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे।
डिप्लेशन मेथड एक नया है, मैं सिखाऊंगा। रीवैल्यूएशन मेथड नया है, मैं सिखाऊंगा। प्रोडक्शन यूनिट मेथड नया है, मैं सिखाऊंगा। सब तो मैं ही सिखाऊंगा। मशीन आवर रेट मेथड भी हम लोग सीखेंगे, जो बार बार आवर बोलते थे ना, वही। और सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ईयर्स मेथड भी हम लोग सीखेंगे अभी। तो पहले हम लोग नए नए मेथड सीख लेंगे। 3, 4, 5, 6, 7 और भी मेथड है, सिंकिंग फंड मेथड, एन्यूटी मेथड, जो आपके सिलेबस में कवर्ड नहीं है। 10 मेथड है बाजार पे, बट 2 मेथड फेमस है जो आप 11 में पढ़े हो, SLM और WDB। तो बेटा अभी हम लोग सीखने चाहेंगे मशीन आवर रेट मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। ये हमारा प्रोजेक्टर से रिलेटेड है, इसलिए समझाने में मज़ा आता है। और मशीन आवर रेट मेथड सीख जाएंगे तो प्रोडक्शन यूनिट मेथड भी सीख जाएंगे, दोनों एक ही है। एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे लगता है ना डेप्रिसिएबल अमाउंट पे? कभी भूलना मत, ठीक है। अब हमारा किताब का काम खत्म, अब हमारा प्रैक्टिकल शुरू। कॉपी, तो कॉपी में पहले इंडेक्सिंग करो, कंटेंट्स में जाओ। आप कंटेंट में नंबर 3 डालना, डेप्रिसिएशन। आज हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेलिटी करेंगे, कल पूरा सीखेंगे अच्छा से। आज थ्योरी बेस बनाना था आप लोगों का। पहला दिन थ्योरी स्ट्रॉन्ग करते, कंसेप्ट, और नेक्स्ट डे से प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। सो लिखेंगे, कंटेंट्स वगैरह बना लिया। यस, मशीन आवर रेट मेथड, मशीन आवर रेट मेथड कॉपी में लिखेंगे। सेल और रिटर्न का वो होमवर्क दे दिया था कि स्टडी मेट दे दिया था? स्टडी मेट से ऑलमोस्ट कवर ही था क्या? सारा ही था। मज़ा आ गया। आएगा स्टडी मेट से ही क्वेश्चन, कंफर्म है, कंफर्म है। तो हम लोग स्टडी मेट से तो होमवर्क करने में मज़ा आया होगा। कुछ नहीं किया होगा, होमवर्क नहीं किया होगा ना, तो सारा तो कॉमन ही था, फिर से कर लिया। कॉमन वाला नहीं किया, सारा ही कॉमन था बोला ना। ऑल कॉमन था तो कौन सा क्या झूठ बोल रहा है, उल्लू बना रहा है। RTP अनकॉमन था क्या? 2 अनकॉमन था। कैसा था? मैंने पढ़ा नहीं RTP, बट मेरे को भरोसा है, कॉन्फिडेंट हो कि चाहे कहीं से भी हो हमारा पढ़ाई हुआ में कवर हो जाएगा। हो गया था ना? आप लोग RTP से आंसर खुद भी ला लेना, नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछना। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे क्लास में कंप्लीट करने के बाद दुनिया से कहीं से भी सम्स आए सक जाओगे, फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ। कभी नहीं आया तो बता देना मेरे को, कभी बहुत रेयरली मिलेगा, क्योंकि 22 साल से एक ही काम करते आ रहा हूँ। इनफैक्ट आपके पेपर में जो क्वेश्चन आने वाला है ना, वो भी मैया के आशीर्वाद से कॉमन आएगा, बट कौन सा आएगा मेरे को पता नहीं है। नहीं तो उसी को पढ़ा देता बोले सिलेबस खत्म, चलो, दैट आई डोंट नो। सुनो बेटा, अब यहाँ से अभी तो थ्योरेटिकल था, बेस आप लोग का बना लिया। अब प्रैक्टिकल बहुत आसान है, बातें कम करना है, एकदम टू द पॉइंट सुनो। कुछ मशीन का लाइफ बेटा आप लोग सुने नहीं हो आज तक, ईयर्स पे नहीं रहता है। कुछ मशीन का लाइफ आवर्स पे रहता है। किस पे? आवर्स पे। वो 5000 घंटा ही चलेगा, वो 10,000 आवर्स ही चलेगा। वैसे एसेट्स पे जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे रियल लाइफ पे, तब ये मेथड लगाओगे, वहाँ SLM WDB काम नहीं आएगा। इसलिए अगर आप लोग यहाँ पे आके अच्छा से नहीं पढ़ोगे, SLM WDB करके पास होके इंटर चले जाओगे, CA बन जाओगे, क्लाइंट के पास ऐसा आएगा हम तो पढ़ा ही नहीं था। मतलब इसलिए नॉलेज चाहिए बेटा, खूब नॉलेज चाहिए, बहुत नॉलेज चाहिए। तो ये मेथड कब यूज़ करेंगे? व्हेन लाइफ ऑफ एसेट is based on its hours, life of machine is based on its hours, projector hours, machine hours, तो इस पे चलेगा। और कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो बेटा, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। हमारा मशीन का कॉस्ट है 11,000, स्क्रैप वैल्यू है 1,000, तो डेप्रिसिएशन कितना रुपया पे लगाना चाहेंगे बेटा? बेसिक्स को भूलना नहीं है। 12,000
10,000 तो सही है। अरे इतना एक्साइटमेंट से बेटा बहुत ही खराब कर दिया आप लोग प्रैक्टिकल का, होता ना, बहुत ही खराब कर दिया यार, जितना खराब कर दिया आप। कोई बात नहीं, बोलो ना 10,000 10,000 डन। और लाइफ 5,000 आवर्स चलेगा। कितना आवर्स चलेगा? 5,000। अब सोचो बेटा, सोचो कितना रुपया लग गया? 10,000। और कितना आवर्स मशीन चलेगा? 5,000। तो बेटा 1 घंटा का डेप्रिसिएशन निकल जाएगा ना? कितना बेटा? 10,000 डिवाइडेड बाई 5,000, 2 रुपीज। 1 घंटा मशीन चलने का डेप्रिसिएशन कितना दिखा देंगे? 2। खत्म। 10,000 रुपया खर्चा है और मशीन काम करेगा 5,000 घंटा, तो 1 घंटा चलने का कीमत तुम क्या जानो दीपक बाबू? कितना? 2 रुपया। हो गया बेटा, बस ये तो। लिखना नहीं बेटा, लिखना नहीं, माहौल बना रहा हूँ बाबू। वेट, माहौल बना रहा हूँ। क्लियर? इसी को ढंग से सिखाता हूँ। समझ में आ गया सबको? ईयर वन पे 1500 आवर्स चलाए मशीन। ईयर 1 पे कितना आवर्स चलाए मशीन? 1500 आवर्स। तो फिर कितना होगा डेप्रिसिएशन? इंटू 2 तो कितना हो गया? अरे 1 घंटा मशीन चलने का डेप्रिसिएशन कितना है? 2 रुपया इंटू 2। डन बेटा? तो कितना हो गया? 3,000। अब इसी को ढंग से करें। खत्म बेटा, 2 मेथड खत्म हो गया। ये एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन आएगा, 3-5 नंबर मिल जाएगा। मिल चुका है, पेपर तो सारा कवर्ड ही है। क्लियर बेटा? अब मैं ढंग से सिखाऊं, डरना मत। हाँ, तो क्या किया आपने बेटा? पहले डेप्रिसिएबल अमाउंट निकाला है ना बेटा? ये देखो, ये डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? कॉस्ट पे निकाल दो डेप्रिसिएशन, अच्छा लगेगा? हाँ बोलता है, प्रिंसिपल मैंने सिखाई नहीं। कॉस्ट माइनस, आपके आरजी सर ने नहीं सिखाया। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड किया था? 5,000। एस्टिमेटेड मशीन आवर, इनटू डेप्रिसिएशन ऑफ ईयर 1 निकालना है, इनटू मशीन आवर ऑफ ईयर 1। तो पहले कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय एस्टिमेटेड मशीन आवर कर दिया, 2 रुपया निकला, इनटू मशीन आवर ऑफ ईयर 1। ये 2 लाइन लिख लोगे, उसके बाद एक एग्जाम्पल मैं करूंगा, एक एग्जाम्पल आप करोगे, फिर आपको समझ में आएगा। तो लिखना बेटा 2 लाइन। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन लाइफ ऑफ मशीन, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन लाइफ ऑफ मशीन, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन लाइफ ऑफ मशीन is based on, life of machine is based on its machine hours. Life of machine is based on machine hours. Life of machine किस पे बेस्ड है? machine hour। मतलब वो कितना साल चलाओगे उससे मतलब नहीं, कितना घंटा चलेगा। डन बेटा? Depreciation is equal to, depreciation is equal to cost minus scrap value divided by total estimated machine hour, total estimated machine hour into machine hour of current year, into machine hour of current year। देखो बेटा, आप इंटू मशीन आवर ऑफ करेंट ईयर, ये देखो मैं अच्छा से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। बहुत सिंपल है बेटा, एकदम टेंशन नहीं लेना। ये कॉस्ट दिखा 11,000 और स्क्रैप वैल्यू दिखा बेटा 1,000 और मशीन आवर्स
मशीन आवर ईयर, ईयर 1 पे मशीन आवर 1500 घंटा चलेगा। लिखना मत बेटा, लिखना मत, डोंट राइट। ईयर 2 पे 2000 आवर्स कितना हो गया देखो तो। ईयर 3 पे 1000 आवर्स चलेगा। ईयर 4 पे मशीन आवर कितना लिखा था, 5000 लिखा था, हो गया क्या 5000 देखो तो। ओके, तो कितना लिखना है? आप लोग बहुत तेज निकले यार, टीचर को ही सिखा रहे हो। तो टोटल आवर्स कितना हो गया? 5000। तो हमने मशीन खरीदा 11,000 पे, जिसका स्क्रैप वैल्यू 1000 है, और मशीन 5000 घंटा चलेगा। चलेगा ना बेटा, चलेगा ना बेटा। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा देखना, डेप्रिसिएशन कितना होगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर इनटू मशीन आवर ऑफ करेंट ईयर, मशीन आवर ऑफ करेंट ईयर। तो देखो तो बेटा फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन बता रहा हूँ। कॉस्ट कितना है, कॉस्ट 11,000, स्क्रैप वैल्यू कितना है, स्क्रैप वैल्यू 1000, टोटल मशीन आवर कितना चलेगा 5000। अब इसको रीड करो तो बेटा हमारा 10,000 रुपया का खर्चा लगा, 5000 घंटा मशीन चलेगा। तो 1 घंटा मशीन चलने का कीमत तुम क्या जानो अंकित बाबू? 1 घंटा मशीन चलेगा, खर्चा कितना रुपया लगेगा? 2 रुपया। तो पहला साल कितना घंटा चला? 1500, तो 1500 इंटू 2 3000। दूसरा साल कितना चला? 2000, 2000 इंटू 2 और वाओ। तीसरा साल कितना चलेगा? 1000, 1000 इंटू 2 2000। एंड चौथा साल कितना चलेगा? 500 इंटू 2 हो गया। या ऐसे कर लेंगे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल आवर्स। तो 2 निकल गया ना, इनटू मशीन आवर ऑफ करेंट ईयर, पहला साल का 1500, तो कितना आ गया? बोलो बेटा, वाओ। सेकेंड ईयर का फिर से 11,000 माइनस 1000 डिवाइडेड बाई, ये तो 2 निकल गया, इनटू कितना? वाओ। ये बताओ 11,000 माइनस 1000 डिवाइडेड बाई 5000 इन 2000। वाओ, डन। और इसका जादू है 1000 में, किसी को नहीं बताऊंगा कहां से आया, सिर्फ गरिमा को पता है ना? तुम्हें पता? किसी को नहीं बताएंगे 1000 कहां से। आप लोग को पता है? और दीपक को भी पता है, सिंगल को भी पता है। उधर किसी को पता है 1000 आएगा? पता है? सॉरी गरिमा, सबको ही पता है। अरे कैसे निकला बेटा? दोनों स्टाइल से जैसे कर लो। कोठारी साहब आपको पता है कि नहीं? क्या पता है? अरे इस साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा फोर्थ ईयर का? स्क्रैप वैल्यू ही ना? अरे कैसे होगा? 11,000 माइनस 1000 डिवाइड बाई 5000 इंटू समझ में आ गया बेटा? ये तो इजी मेथड है। या दूसरा शॉर्टकट तरीका, डेप्रिसिएशन पर आवर निकाल लेंगे। डेप्रिसिएशन पर ईयर निकालते थे ना, पर आवर। कैसे बेटा? कॉस्ट कितना था बेटा? 11,000, स्क्रैप वैल्यू लाइफ, तो डेप्रिसिएशन पर आवर ₹2 पर आवर निकाल लिया। 1 घंटे का डेप्रिसिएशन कितना निकाल लिया? 2। तो पहला साल 1500 घंटा चला, तो 2 इंटू 1500। सेकेंड ईयर
2000, तो 2 into 2000, थर्ड ईयर 1000, 2 into 1000, फोर्थ ईयर 500, तो 2 into 500। आप पर आवर निकाल के भी कर सकते हो, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। आपको तो कैलकुलेटर ही चलाना है ना बेटा, तो डायरेक्टली कर लेना। क्लियर है बेटा? ये वर्किंग नोट करने के लिए इंस्टीट्यूट आपको 4 से 6 नंबर देता है। मेरे को तो इजी लगता है, मे भी मैं 21-22 साल से कर रहा हूं। आपको कैसा लगा? पक्का? फिर बाद में रोज रोना धोना तो नहीं होगा। तो बधाई हो, 2 मेथड सीख गए आप। प्रोडक्शन यूनिट भी सेम है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाई टोटल प्रोडक्शन। अरे आवर्स के जगह प्रोडक्शन। फॉर्मूला लिख लिया? वो फॉर्मूला कहने को है, लॉजिक है बेटा, उसमें लॉजिक है कि 11,000 रुपया लगा, 1,000 तो मिल ही जाएगा, 10,000 रुपया लग गया और 5,000 घंटा चलेगा, तो पर आवर कितना हो गया? 2 पर आवर 2। तो हर एक साल जितना आवर्स यूज करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे, डेप्रिसिएशन पाते चलेंगे। इसे एक विशाल फॉर्मूला मत समझना। इनफैक्ट मेरे क्लास में कोई फॉर्मूला तो आएगा नहीं। फॉर्मूला अगर मेरे को इतना ही आता तो मैं इंजीनियर बन जाता, मैथ्स का कोचिंग करता और मर्सिडीज BMW लेके घूमता फिर। ठीक है, तो फॉर्मूला मेरे को नहीं आता है। ये लॉजिक है बेटा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाई टोटल मशीन आवर इनटू मशीन आवर ऑफ करंट ईयर। बोलते रहो, क्या ना समझ में आ गया? पक्का? छाप छाप छाप। Cost is equal to 11,000. Cost is equal to 11,000. Scrap value 1,000 और 4 years का मशीन आवर लिख लीजिए। और थर्ड कॉलम डेप्रिसिएशन, वहीं पे फॉर्मूला लिख लेना जहाँ डेप्रिसिएशन लिखे हो ब्रैकेट में, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाई टोटल मशीन आवर इनटू मशीन आवर ऑफ करेंट ईयर। जहाँ थर्ड कॉलम में डेप्रिसिएशन लिखोगे वहीं पे ब्रैकेट में फॉर्मूला भी लिख लेना। और ये ऐसा फॉर्मूला नहीं कि याद करना पड़ेगा आपको, याद मत करना, अपने आप हो जाएगा ये। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल मशीन आवर इनटू मशीन आवर ऑफ करेंट ईयर। दूसरे तरीका से भी कर लेना, अल्टरनेटिव वे। डेप्रिसिएशन पर आवर निकाल के भी कर सकते हैं ना बेटा? हो गया सबका? तो कैसे निकालेंगे? मशीन आवर रेट मेथड से डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे मशीन आवर रेट से डेप्रिसिएशन? अभी तो बताया था, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल मशीन आवर इनटू मशीन आवर ऑफ करेंट ईयर। पेज नंबर 77 पे आना। मशीन आवर रेट मेथड से डेप्रिसिएशन मिला बेटा? डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड, डेप्रिसिएबल अमाउंट, हाउ डेप्रिसिएबल अमाउंट इज कैलकुलेटेड बेटा? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इनटू मशीन आवर ड्यूरिंग द पीरियड बाय टोटल एस्टिमेटेड मशीन आवर। डन बेटा? ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आपको यहाँ से पढ़ना नहीं है, कॉपी से ही पढ़ना है।
इसमें क्वेश्चन है 20 नंबर, अपने कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। करना मत ऐसे, रीड कर लेना, होमवर्क नहीं है ऐसे रीडिंग कर लेना। नेक्स्ट क्लास में इसको ये सम सोल्व करेंगे। एक ही सम पढ़ना है मशीना और रेट का, सिर्फ एक सम। P20 ऐसे रीड करके पेंसिल वर्क करना, कॉपी में मत लिखना। P20 रीड करके पेंसिल वर्क मैट पे ही करना, कॉपी में हम लोग कल करेंगे। कोई कोई बच्चा नहीं भी सक सकता, आज अभी स्टार्टिंग फेज ही है। तो बेटा छुट्टी आज के क्लास का।